तो पूरे देश में जन्माष्टमी की रौनक रही पिछले 2 दिन में और कल मुंबई समेत देश के तमाम शहरों से ये दही हांडी की खूबसूरत तस्वीरें आई जो हमारी संस्कृति को दिखाती हैं, जो हमारे विश्वास को दिखाती हैं हमारी सभ्यताओं में, और उसका एक बहुत ही अद्भुत नमूना है। और इस पर्व में मुंबई के नहीं बल्कि विदेशों से भी टोलियां आती हैं और ये बहुत ही अद्भुत दृश्य होता है, बहुत ही उत्साह का उमंग का दृश्य होता है। गोविंदाओं की टोली आपको गली गली में सड़कों पर दिखेगी मुंबई के, और ये तस्वीरें मंत्रमुग्ध कर देने वाली श्री कृष्ण जन्मोत्सव यानी कि जन्माष्टमी के मौके पर। देखिए चलिए शुरुआत करेंगे आज के हम शो की, और खरा सौदा में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सत्यव्रतम हूँ और मेरे साथ मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा भी जुड़ गई हैं मुंबई स्टूडियो से। जी हाँ, बिल्कुल, ये उत्साह तो ज़रूर देखने को मिला, खास तौर से मुंबई में जो है जन्माष्टमी की वो दही हांडी की फुटेजेस आप देख रहे थे। पर आइए अब बाज़ारों की बात कर ले और किस तरीके के क्यूज़ मिल रहे हैं, साथ ही क्या बड़ी खबरें हैं जहां पे रखनी है आपको नज़र, ब्रोकरेजेस के लिहाज से कहां पे दिखेगा एक्शन, ये सभी चर्चा करेंगे अगले 2.5 घंटे। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपके सामने रखते हैं वो 4 बड़े ट्रिगर्स जहाँ पे है बाजार की नज़र। अगर सबसे पहले हम देखें तो ग्लोबल बाजारों से जो संकेत मिल रहे हैं, वहाँ पे जो नैस्डैक है वहाँ पे थोड़ी सी तेज़ी ज़रूर देखने को मिली, हालांकि डाउ जोन्स जो है फिलहाल सपाट बंद होते हुए दिखा। आज अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, 42% तक रोल ओवर्स फिलहाल आते हुए दिखे हैं, तो इस पे रहेगी नज़र। साथ ही साथ आज कई सारे ब्रोकरेजेस की भी रिपोर्ट आई है, जहां पे इंडसिंड बैंक पर CLSA की रिपोर्ट है, साथ ही बर्नस्टीन की भी कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं, जिसमें कि कुछ बैंकिंग काउंटर्स और साथ ही साथ रेस्टोरेंट्स एंड रिटेल काउंटर्स भी मौजूद हैं। तो इन सभी के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। और आज बड़ी खबरों में शामिल है NSE भी, क्योंकि आज फिर से एक बार इसको लेकर इनके IPO की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये तीसरा इनका अटेम्प्ट है जहां पे NSE अपना IPO लाने की कोशिश कर रहा है, और साथ ही साथ इसको लेकर आज BSE के काउंटर में क्या कुछ एक्शन देखने को मिलेगा, इस पर भी हम फोकस करेंगे। तो चलिए, ये थे बड़े ट्रिगर्स जहां पे रहेगी बाजार की नज़र। पर आइए अब ग्लोबल बाजारों से क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं वो भी समझ लेते हैं। तो अभिषेक, आपसे ही समझेंगे क्या कुछ देखने को मिला ओवरनाइट US के बाजारों में। हालांकि कोई बहुत बड़ी खबरों का रुख वहां पर भी नहीं है। किस तरीके का ट्रेडिंग सेशन रहा, और साथ ही फिलहाल अभी एशिया बाजारों से क्या कुछ क्यूज़ है? गुड मॉर्निंग सृष्टि, गुड मॉर्निंग। देखिए अमेरिकी बाजारों की बात करें तो बेहद एक टाइट रेंज में कारोबार हुआ। आपको पता ही है डाउ जोन्स 41,000 के बेस पर है, और जो रेंज रही है बहुत मुश्किल वो रही है 170 अंकों की, से भी कम 160 अंकों के आसपास की रेंज रही है। इससे आप समझ सकती हैं कि किस तरह का वहां पर कारोबार हुआ है। हालांकि राहत की बात यह रही कि फाइनली डाउ जोन्स जाके हरे निशान पे में बंद हुआ है, और कल फिर से नया रिकॉर्ड हमने बनते हुए देखा है। डाउ जोन्स में लोअर लेवल से करीब करीब 150 अंकों के आसपास की रिकवरी रही। 41,109 के आसपास तक बाजार फिसले थे, और वहां से फिर हमने देखा कि रिकवर होकर 41,250 के आसपास की क्लोजिंग डाउ ने दी है। नेस्डेक और S&P 500 वो भी छोटे छोटे गेन्स के साथ हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुए हैं। फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम, ये कुछ सेगमेंट रहे जहां पर हमने कल बाइंग देखी है अमेरिकी बाजारों में। और आप इसी से अंदाजा लगाइए कि किस तरह का कारोबार था। डाउ पर जो टॉप गेनर रहा वो रहा नाइकी, जहां पर तेजी रही सिर्फ 1.5% के आसपास की। वहीं नेस्डेक पर अमेजोन रहा करीब 1.5% की गिरावट के साथ, ये टॉप लूजर रहा। तो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट थोड़े से ना कल के सत्र में कम थे, वहां पर भी बाजारों को अब कहने वहां पर भी ट्रिगर कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट होते दिख रहे हैं। कल कुछ ट्रिगर जरूर आएंगे जो फेड के लिए बड़े क्रूशियल होंगे, और उस पर शायद बाजार हो सकता है कि अपना कोई रिएक्शन दे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा शांत कारोबार हम होते हुए जरूर देख रहे हैं। आज एनवीडिया के नतीजे आएंगे, उस पर हमारी कल नजर रहेगी, और हमने नतीजों से पहले थोड़ी सी खरीदारी देखी एनवीडिया के शेयर में। लेकिन कल बेरोजगारी दावा के आंकड़े आएंगे अमेरिकी बाजारों में, और उसके साथ साथ PCE यानी कि पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक मैट्रिक्स होता है जिसको लेकर US फेड थोड़ा सा वॉच करेगा। आंकड़े यही आएंगे सितंबर की पॉलिसीज पहले, जिसको US फेड थोड़ा सा बारीकी से देखना चाहता है। तो ये अमेरिकी बाजारों से संकेत रहे। एशिया से बात करें, वहां से भी कोई खास हम आज
हम रुझान देख नहीं रहे हैं। आप देखिए गिफ्ट निफ्टी है बिल्कुल एक तरह से सपाट ही कारोबार हो रहा है। 25,000 के लेवल के आसपास हालांकि गिफ्ट निफ्टी बना हुआ है। लेकिन अगर आप बाकी बाजारों को देखेंगे सृष्टि, तो जापान के बाजार, चीन के बाजार, हांगकांग के बाजार ये कमजोरी के साथ ही आज कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अच्छी चीज ये हुई है कि थोड़े से मिडिल ईस्ट में एस्केलेशन जो होते हुए दिख रही थी हिजबुल्ला और इजराइल के बीच में, वो संघर्ष तो चल रहा है, लेकिन बाजार कहीं ना कहीं उसको डिस्काउंट करके चल रहा है। और वो हम क्रूड के प्राइसेस में भी देख रहे हैं, उतनी टेंशन नहीं है इस टसल के चलते। करीब 3% के आसपास के ब्रेंट क्रूड में गिरावट आई है। हमने देखा था कि भाव अक्टूबर फ्यूचर्स जो था ना, वो 81 साढ़े 81 के आसपास पहुंच गया था। लेकिन अभी जो है प्राइस जो है $79 के आसपास आ गया है कच्चे तेल का। तो एक राहत की चीज कच्चे तेल के फ्रंट पर भी आई है। तो ग्लोबल से बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है, एक सुस्त ही माहौल हम देख रहे हैं। क्रूड से अच्छी खबर जरूर है। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और ये समझते हैं कि एफआईएस के डीआईआईएस के आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं और आज के सत्र में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि आज निफ्टी बैंक की मंथली एक्सपायरी भी है, तो उस पर भी हमारी नजर जरूर रहेगी। लेकिन एफआईएस की बात करें, लगातार चौथे दिन हमने बाइंग देखी है एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट में। हाँ, डीआईआईएस की लगातार 16 दिन बाइंग हो रही थी, उस पर छोटा सा एक ब्रेक लगा है। कल छोटा सा एक डीआईआईएस का कैश में बिकवाली का आंकड़ा जरूर आया है और वो है 600 करोड़ रुपए के आसपास का। डिब्बे लगातार बाइंग एफआईएस की लॉन्ग होल्डिंग और बाकी ऑप्शंस के और फ्यूचर्स के आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए, मार्केट के अंदर कल अगर वैसे लेवल्स के हिसाब से भी देखेंगे तो कल कुछ नहीं हुआ। निफ्टी ने कल 7 पॉइंट का गेन दिखाया, फ्यूचर्स में 6 पॉइंट का नुकसान था। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना फ्लैट कारोबार हुआ। बैंक निफ्टी के अंदर क्योंकि हम एक्सपायरी के बिल्कुल मुआने पे खड़े थे, इसलिए हमको 130 पॉइंट का गेन दिखा। लेकिन अगर आप फ्यूचर्स चेक करेंगे तो वहाँ पे डिस्काउंटिंग लगा हुआ था, इसलिए वो गेन भी अपने आप में कम था काफ़ी। तो कहने का मतलब कल इंडाइसिस में ना तो कुछ जुड़ा ना ही कुछ घटा, और यही चीज़ आपको एफआईएस और डीआईएस और रिटेल के नंबर्स में भी दिखेगी। किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं हुआ। रिटेल के अंदर भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं। मैं एक एक करके आपको नंबर्स बता देता हूँ किस किस के कितने कितने नंबर्स हैं, ताकि आप भी एक बार नोटिस कर लें। ऑल दो वैसे तो आजकल सॉफ्टवेयर्स हैं, आपको भी खुद भी आइडिया लग जाता है, लेकिन हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 55% लॉन्ग है अभी भी एफआईएस मार्केट के अंदर। इसके अलावा जो लॉन्ग पोजीशंस हैं रिटेल की वो 51% है, 51% है। इसके अलावा जो डीआईएस की लॉन्ग पोजीशंस है वो है 35%। इनमें किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं है। आपको ध्यान होगा, हमने कल बाद भी आपके सामने ये बात रखी थी कि शॉर्ट कवरिंग की एक मियाद है। शॉर्ट कवरिंग एक लेवल तक लेके आती है मार्केट को 25,000 से ऊपर चलने के लिए। नई ऊर्जा, नए जोश, नए खबर की उम्मीद है। फिर आपने हमसे बैक टू बैक क्वेश्चन पूछा, क्या लिक्विडिटी मार्केट के काम आएगी? तो हमने कहा लिक्विडिटी तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। लिक्विडिटी ही तो यहाँ तक सब चीज़ों को लेके आई है, तो वो लिक्विडिटी आपको गिरने नहीं दे रही है। आप ये बात देखिए। लेकिन 25,000 तक आना मार्केट का अपना एक तरीका है उसको कवरिंग करने का। चलो एक बात मैं आपको और भी बता देता हूँ, मैं एफआईएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही। सीरीज़ के अंदर जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो कम ट्रांसफ़र हो रहा है। मैं रोल ओवर के नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। रोल नंबर हमने भेजे हैं शीट में, एक बार ज़रा दिखाइएगा, प्रोड्यूसर्स आप लिखे होंगे। 42% का रोल ओवर है बैंक निफ्टी पर और करीब 40% का रोल ओवर है निफ्टी पर। आप यकीन मानेंगे, अमूमन होता ऐसे है कि जिस सीरीज़ को हम छोड़ रहे होते हैं उस सीरीज़ के अंदर कम ओपन इंटरेस्ट होता है, और जिस सीरीज़ के अंदर हम जा रहे होते हैं उस सीरीज़ के अंदर ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट होता है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, वो ये बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं हो रहा। तो इसलिए सीरीज़ जो है ना, अगली सीरीज़ थोड़ी लाइट होके जा रही है, और इस सीरीज़ के अंदर अभी भी सौदों के कटान होना बाकी है। ये 42% ये एवरेज रोल ओवर से भी कम है। अगर मैं आज इसमें 30% रोल ओवर और जोड़ दूँ ना, तब जाके मेरे पास कुछ एक नंबर आएगा जिसको मैं बोलूँगा हाँ ठीक ठाक नंबर है। तो आज 30% रोल ओवर करने के लिए मार्केट को बहुत दम दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए आज दिन भर में आप देखेंगे 1 या 2 बार, मैं फिर से रिपीट करूँ अपनी वर्ड्स, आप देखना आज महसूस करना, 1 से 2 बार एक छोटा मोटा झटका ऐसे आपको लगेगा, देखेगा, वो आपको लगेगा एकदम से 50 पॉइंट ऊपर, एकदम से 50 पॉइंट नीचे, ऐसे होगा। वो 1 से 2 बार आज दिन में होगा। ये मैं अपने बैक एंड टेस्टिंग और अपने 17-18 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। एक बार आज झटका ऐसा लगाएगा, लेकिन अंत पंत कुछ भी नहीं होगा। शायद मार्केट बहुत ही कंसोलिडेशन रेंज में निकल जाए। ये रेंज क्या है, कैसे आपको प्ले करनी है, ये मैं आपको अगले क्वेश्चन में बता देता हूँ।
ठीक है, तो लगातार डिम्पी 9 सत्र की तेजी हो गई है और भले ही छोटे छोटे गेंस हो रहे हों, लेकिन बाजार ये जरूर दिखा रहा कि नहीं स्ट्रेंथ है। मतलब गिफ्ट निफ्टी भले ही थोड़े से कमजोर संकेत देता है, पॉइंट के लिहाज से थोड़े मोड़े नीचे देता है, लेकिन बाजार फिर भी गेंस देके जा रहा है और 25,000 के लेवल को बखूबी होल्ड भी कर रहा है। आज के लिए संकेत क्या है डिम्पी, और क्या 25,000 के आसपास नई तेजी करनी चाहिए या फिर जिनकी तेजी की पोजीशन है वो बस बने रहे? देखिए पिछले 3 दिन में, यानी कि जब से हफ्ते की शुरुआत हुई है, सोमवार, मंगलवार और आज बुधवार है, जो मैं गिफ्ट निफ्टी का डाटा जोड़ देता हूँ उसके अंदर ही, पिछले 3 दिन में हम 25,000 पा तो ले हैं, लेकिन 25,000 के ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। ये 25,000 तो सोमवार को ही आ गया था, फिर हमने मंगलवार पूरा दिन कंसोलिडेशन का काटा, यानी कि कल काटा, और आज भी आपको संकेत वही 25,000 के इर्द गिर्द ही दिख रहे हैं। तो ये बात सच है कि मार्केट शॉर्ट कवरिंग की बदौलत यहाँ तक आया है। शॉर्ट कवरिंग की एक लेवल होता है, एक म्याद होती है। कुछ वैसे समझिए कि आपको कहीं पे मैंने धक्का दिया या मैंने आपको थोड़ा पुश किया, तो जितनी मेरी फोर्स होगी बस मैं उतना ही आपको आगे लेके जा सकता हूँ। आप आगे अपनी एनर्जी से, ऊर्जा से ही जाएंगे, मेरे फोर्स से तो एक लेवल तक जाएंगे। तो इसलिए जो शॉर्ट कवरिंग है शॉर्ट लिव्ड है, और उसके बाद जाके आपको नई ऊर्जा, नए लेवल्स की ज़रूरत है जो अभी एब्सेंट है। मैंने ये बात कल भी आपको याद दिलाई थी। मैं इसलिए वर्ड्स को ज़्यादा इधर उधर नहीं करता ताकि आपकी रिकॉल वैल्यू आ जाए तुरंत ही कि अच्छा हाँ, एक कल ये बात हो रही थी कुछ ऐसा। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मार्केट के अंदर अभी थोड़ा कंसोलिडेशन चलेगा। ये पॉजिटिव कंसोलिडेशन होगा, ये नेगेटिव कंसोलिडेशन नहीं होगा। नीचे जाके हम सपोर्ट तोड़ेंगे ऐसा नहीं हो रहा। हाँ, ऊपर आके हम रेजिस्टेंस को बार बार आके हिट करेंगे, एक बार तोड़ेंगे, एक बार नहीं तोड़ेंगे, बार तोड़ेंगे, एक बार नहीं तोड़ेंगे, वैसा चलेगा। अब आते हैं लेवल्स की बात और नए और पुराने वाले लोगों की बात। लेवल्स के हिसाब से 25,000 का एक अहम सपोर्ट है, 24,800 भी एक अहम सपोर्ट के तौर पर ही आप देख के चले। वजह, आप बहुत ज़्यादा नीचे जाएंगे नहीं, क्योंकि इस लेवल को पकाने में मार्केट ने पूरी एक सीरीज़ को लगा दिया। 24,200 से लेकर 25,000 तक आने में जो 800 पॉइंट का गेन है, ये बहुत अच्छे से मेहनत से, विद द हेल्प ऑफ एफआईज, विद द हेल्प ऑफ सेक्टरल चर्निंग, ग्लोबल मार्केट, बहुत बड़ा मिक्सचर है इसके अंदर। तो अगर आप उसमें से एक भी चीज़ खराब कर देंगे ना, तब भी ये खराब नहीं होगा। मान लीजिए कल मैंने आपके ग्लोबल मार्केट्स खराब हो गए, तब भी ये खराब नहीं होगा, क्योंकि बहुत मेहनत से और बहुत सारी एनर्जी के साथ ये आके जुड़ा हुआ लेवल है। ठीक, तो इसलिए 24,800 आपके लिए पक्के वाला स्टॉप लॉस है। आप अगर आपके पास पोजीशंस हैं तो देखिए, हमने कल परसों भी आपके सामने बात रखी थी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 25,000 के आसपास अगर आपको लग रहा है कि मेरे टोटल प्रॉफिट्स का मेरे को 30% या 40% बुक कर लेना चाहिए, तो मैं इसको गलत फैसला नहीं मानता। अगर आपकी जगह मैं भी होता, तो अगर मेरे पास 10 लॉट होते तो मैं 4 लॉट का प्रॉफिट 100% बुक करता। चाहे मैं 24,200 पे लेके आया हूँ, मैं 500 पे लेके आया हूँ, मैं 600 पे लेके आया हूँ, मैं वटएवर किसी भी लेवल पे लेके आया हूँ, मैं 40% अपना माल ज़रूर बुक करता और 60% ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डालता। मंदी वंदी मैं करता नहीं। ठीक, तो ये मोटा मोटी बात हुई। अब आते हैं ऑप्शंस की बात। हमने आपको कल भी बताई थी कि ऑप्शंस ट्रेडर्स खासकर ध्यान रखें, जो भी काम करें इंट्राडे करें, बीटीएसटी एसटीबीटी वगैरह ना लेके जाएं, ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कल आप देखो, कल दिन भर के भी ट्रेड ढूंढने में भारी हो रहा था। तो खैर बीटीएसटी एसटीबीटी की तो बात ही बहुत दूर है। शॉर्ट आपको करना नहीं है। लेवल्स मैंने आपको बता दिए कि भाई 24,800 25,000 का सपोर्ट एरिया। क्या बाजार आपको नहीं दे पाऊंगा, एक कल परसों में पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाए फिर ये भी आपको जवाब दे देंगे। बट मेरे अनुसार अभी तक जो सीरीज हम ट्रांसफ़र ले रहे हैं सितंबर के अंदर, वो लाइट है काफ़ी। ये लाइट सीरीज के फ़ायदे नुकसान बहुत हैं, आगे चल के बात करेंगे इस पर। पर चलिए डिम्पी, अब निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज जो है मंथली एक्सपायरी है निफ्टी बैंक इंडेक्स की। किस तरीके के रोल ओवर डेटाज हैं, और इसके साथ ही साथ जिन्होंने लॉन्ग पोजीशंस ली हैं या फिर अगर किसी ने ऊपरी स्तरों पे शॉर्ट या मंदी की पोजीशन ली है, तो डिम्पी उनको क्या करना है, कौन से लेवल्स पे ध्यान रखना है? देखिए, मैंने जैसे शुरुआत में भी सृष्टि बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि आपकी सीरीज़ जो आप छोड़ रहे हो, देखो इसको समझने का बहुत आसान तरीका है जो हमने समझा। जाती हुई सीरीज़ और आती हुई सीरीज़, जाती हुई सीरीज़ का ओपन इंटरेस्ट स्पीड से घटना चाहिए और आती हुई सीरीज़ का ओपन इंटरेस्ट बहुत अच्छे से बढ़ना चाहिए। अगर वो बहुत अच्छे से बढ़ रहा है और एक डिसाइसिव लेवल पे आ चुका है, तो आप समझ लीजिएगा जो रोल ओवर हुआ है वो पॉजिटिव रोल ओवर हुआ है, क्योंकि वो ओपन इंटरेस्ट से भी हुआ है, मतलब माल भी ट्रांसफ़र हुआ है और प्राइस भी ट्रांसफ़र हुआ है। अब आप देखो, माल भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा ढंग से और प्राइस भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है ढंग से, तो वो बहुत लैक लस्टर है, कमज़ोर है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगस्त सीरीज़ हम क्लोज़ कर रहे हैं,
उसमें 65 पॉइंट का डिस्काउंट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। दूसरा नुकसान बताता हूँ, 1 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट, 1,11,000 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं अभी भी सिस्टम में, बैंक निफ्टी में, जो सेटल ही नहीं हुए। अब ये रोल तो करना ही है ना, ये तो ख़त्म ही हो जाएंगे 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट, तो इनको ट्रांसफ़र तो लेना है, या तो सौदा काटो या तो ट्रांसफ़र लो, दो ही चीज़ कर पाओगे आप। दूसरा पॉइंट, आप लेवल्स में भी देखोगे तो 51,200 पे आके बाजार रुक सा गया बैंक निफ्टी के अंदर। और ये बात मेरे को ऐसा फील नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोगों को फील हो रहा है, और एक गिफ्ट निफ्टी भी आपको फील करवा रहा है कि देखो 15-16 पॉइंट कल भी ऐसे था, डल मार्केट था, आज भी सॉर्ट ऑफ अ डल मार्केट लग रहा है। एक्सपायरी वाली फीलिंग नहीं आ रही है, क्योंकि एक्सपायरी वाली फीलिंग ऑलरेडी मार्केट पहले ही कर चुका है, जब उसने 24,200 से 25,000 लाया और इसी निफ्टी को 50,000 से 51,000 लेके आया। अब आते हैं, मैं दूसरा सितंबर कॉन्ट्रैक्ट के डाटा के हिसाब से आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। देखिए सितंबर कॉइन में प्रीमियम अच्छा है 300 पॉइंट का, ये पहला सूचक है कि बैंक निफ्टी नीचे नहीं जाएगा, आपकी इच्छा शक्ति काफ़ी स्ट्रांग है और ये लोगों का मन बयान कर रहा है। दूसरा, 32% का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हुआ है सितंबर सीरीज के अंदर, इसका मतलब जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो ज़्यादातर पॉजिटिव साइड पे हो रहा है। तीसरा पॉइंट, आप इसमें देखेंगे एफआईज और रिटेल की चर्निंग कुछ नहीं हुई है खास, तो कोई डिस्टर्बिंग फैक्टर भी नहीं है। तो मेरे को जो कैलकुलेशन हमारी कह रही है वो यही कह रही है कि हम सीरीज लाइट है, अगले 1 से 2 दिन में अगर कुछ भी अच्छा आता है तो फिर हम बहुत अच्छे से चलेंगे, बहुत स्पीड से चलेंगे। अगर कुछ अच्छा नहीं आता तो एक कंसोलिडेशन अगले 4-5 दिन का भी रह सकता है। सीरीज़ के स्टार्टिंग में टिपिकली आर्टिफिशियल प्राइस राइज होकर कॉल्स वगैरह आती हैं, तो इसलिए उनको थोड़ा सेटल होने के बाद ही ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर घुसेगा बाजार में, उससे पहले नहीं घुसेगा। तो इसलिए मार्केट शायद एक रेंज में भी रहे, ठीक है, ये रेंज 2-4-5 दिन की और भी हो सकती है। तो मैंने ये अगस्त और सितंबर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बताए, दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स में, या अगस्त में हो या सितंबर में हो, दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स में 50,800 एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। 51,000 भी है, बट 51,000 वॉलिटिलिटी के आगे बोना है, छोटा है। 51,000 के इंडेक्स में 150 पॉइंट कुछ नहीं होते। फिर भी आप 50,800 और 51,000 के दो सपोर्ट मान के रखिए। जिनके पास पोजीशंस हैं 30-40% नीचे के माल लेके आए तो बुक कर लेना, नीचे से माल नहीं प्लस किया और अभी खड़े हो आप सिस्टम में, तो फिर आप कोशिश करो छोटा मोटा डिप आपको मिल जाए 200-250 पॉइंट का, तो आपका रिस्क रॉड ठीक हो जाएगा। दोनों ही कंडीशन में, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, आपको शॉर्ट नहीं करना है, ये हमारी तरफ से बिल्कुल रिग्रेसली मना है। एक चीज़ मैं पुट कॉल रेशियो के हिसाब से बता देता हूँ, निफ्टी की पुट कॉल रेशियो है 1.22, ये ओवरसोल्ड नहीं है, ओवरबॉट नहीं है, फेयर वैल्यू है। बैंक निफ्टी के 0.86, ये स्लाइटली ओवरसोल्ड की तरफ है, बस इतना ही है। तो इसलिए बैंक निफ्टी को भी शॉर्ट मत करना। रिटेल वगैरह का कोई इसमें रोल नहीं है ज़्यादा इसके अंदर। विक्स आपकी पूरी तरह से रेंज में है, 15 का विक्स और 13 के नीचे का विक्स ही आपको डिस्टर्ब करेगा, इसके अलावा आपको डिस्टर्बेंस कहीं नहीं आएगी। ये डल मार्केट का सूचक है जो भी विक्स अभी आपका चल रहा है। और इसके अलावा मैंने आपको होल्डिंग्स वगैरह सब नोटिस करवा दी है। 4 शेयर एफ&ओ बैन में है, बलरामपुर चीनी, बी सॉफ्ट, हिंदुस्तान कॉपर और इंडिया सीमेंट। इसमें से कोई भी शेयर बैंकिंग का नहीं है जिसकी आज डेरिवेटिव एक्सपायरी होने जा रही है। तो कुल मिला के मार्केट्स के अंदर रेंज मैंने आपको बता दी, नए और पुराने वालों को कैसे ट्रेड करना है ये बता दिया, ऑप्शंस वालों को कैसे ट्रेड करना है ये बता दिया। 8:19 हो चुके हैं, मेहमानों को जोड़ने का समय फिर से हो गया है। सोनी पटनायक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रही हैं, अंशुल जैन भी आपको तस्वीरों में दिखेंगे, उनसे भी हम करेंगे बातचीत, और एक दो मेहमान धीरे धीरे करके और भी जुड़ते जाएंगे, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। तो सोनी पटनायक बहुत बहुत शुक्रिया, अंशुल जैन आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अंशुल जी आपसे शुरू करें, निफ्टी बैंक निफ्टी पे आपका एनालिसिस, हमसे कहीं अगर कोई चूक हो गई हो तो ज़रा उसको करेक्ट कीजिएगा और साथ ही अपने शेयर्स भी बताइएगा। देखिए डिम्पी जी, जो डेटा आपने बताया है वो एग्जैक्टली वैसे ही है जैसा हम भी रीड कर रहे हैं, और उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यही है कि डेटा रीड करना भी आपसे ही सीखा है। बट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग डेटा है एफआईआई की पोजीशनिंग पे। अगर इंडेक्स फ्यूचर्स में देखें तो 86,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है और नियर अबाउट 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जा रहा है, जो कि ओवरबॉट होता है। लेकिन एफआईआई की इंडेक्स नेट पोजीशन देखें फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिला के, तो अभी भी 2.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, तो यानी न्यूट्रल से भी अभी काफी दूर है। ओवरसोल्ड 5 लाख पे होता है, तो बिल्कुल बीच में खड़ा है, ना ओवरसोल्ड है ना न्यूट्रल है। तो यहाँ से अभी भी शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी और बचती हुई दिख रही है। अब एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, वहां आके थोड़ी सी और डेटा क्लियर हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन है और जीरो होते हैं एक्सपायरी में, तो फिर ये डेटा वापस से एकदम से न्यूट्रल आ जाएगा। लेकिन जहाँ 24,000 पे हम खड़े थे, जहां से हमने डेटा रीड करना स्टार्ट किया था, 24,800 और 25,000 दो टारगेट थे, दोनों अचीव हो गए हैं। तो यहाँ से कुछ हद तक कंसोलिडेशन दिख रहा है।
प्रोबेबली हम 25,000 के आसपास 2-3 सेशन और निकालें, एनर्जी गैदर करें, फिर वो एनर्जी लॉन्च पैड की तरह काम करेगी। 25,200 और 25,500 तक हम जाते हुए दिखेंगे। तो अभी भी हमारे टारगेट्स वही हैं, 25,200, 25,500 जो आना बाकी है। तो इसलिए हम दोनों लॉन्ग ट्रेड्स देंगे। पहला है लुपिन, 21 दिन में देखें तो 25% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, और 13 दिन में देखें तो 19% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। कल एक फ्लैग पैटर्न से ब्रेकआउट था ओपन लो के साथ, तो लुपिन बाई करना चाहिए 2170 रुपए में। 2140 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 2220 रुपए का इमीडिएट टारगेट रहेगा। दूसरा, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में थोड़ी सी तेजी आ रही है, जीडीपी डेटा आना है, इसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड डेटा थोड़ा सा अच्छा आएगा और गवर्नमेंट उसको पुश भी करेगा थोड़ा सा, तो फर्टिलाइजर सेक्टर में तेजी बनी रहेगी। तो चंबल फर्टिलाइजर टॉप पिक वहां पे 515 रुपए में बाई करना चाहिए। 509 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, 525 रुपए का टारगेट रहेगा। 40 दिन का बेस हो चुका है, अब ऑलमोस्ट ऑन दी वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, तो प्रीएम्प्टिव लॉन्ग दे रहे हैं। जिसको ब्रेकआउट प्ले करना है उनके लिए थोड़ा सा ऊपरी स्तर है 540, बट हमारी तरफ से प्रीएम्प्टिव लॉन्ग है। और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दो, चंबल फर्टिलाइजर हमने अपने क्लाइंट्स को बाई कॉल दिया हुआ है। ठीक है, चंबल फर्टिलाइजर में खरीदारी करने की सलाह है अंशु जी की तरफ से। 525 के टारगेट के लिए 509 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। और दूसरा शेयर है ल्यूपिन का। ल्यूपिन हमने देखा था कि पिछले 8-10 दिन से एक नैरो रेंज में फंसा हुआ था, लेकिन कल अच्छी क्लोजिंग देके गया है ल्यूपिन का शेयर और डे हाई के आसपास क्लोजिंग रही है। 55 रुपए ऊपर, 2.5% ऊपर बंद हुआ। और अब आपके लिए टारगेट बन रहा है इसमें 2,220 रुपए का, 2,140 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है ल्यूपिन के शेयर में। फार्मा शेयर वैसे भी थोड़े फोकस में है, बाजार को देखेंगे तो आउट परफॉर्म किए हैं, तो जरूर उसमें आपके लिए मौके बन रहे हैं और ये हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए लगातार हाईलाइट भी कर रहे हैं। सोनी जी गुड मॉर्निंग, आप बताइए आपके शेयर्स कौन से होंगे? जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा पहला पिक यहाँ पे रहेगा ऑटो स्पेस में से मारुति, जहाँ पे हमने हमने देखा है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर पे एक अच्छा 61% का लॉन्ग रोल ओवर शुरुआत हुआ है सितंबर सीरीज पे। सो यहाँ पे मारुति में भी 60% के लॉन्ग रोल ओवर्स के साथ शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि कल जो उसने क्लोज दिया है एक अच्छा 20 और 50 EMA लेवल्स को क्रॉस करते हुए क्लोज दिया है, काफी स्ट्रॉन्ग है। 12,300 का यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है, तो उसी सपोर्ट के साथ मारुति करंट लेवल पे बाई कर सकते हैं। और यहाँ पे पहला लक्ष्य रहेगा 12,900, उसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो 13,000 तक भी टेस्ट कर सकता है। ये सितंबर सीरीज के लिए यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है। दूसरा पिक रहेगा फाइनेंशियल स्पेस में से, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है और हम देख सकते हैं कि लास्ट 2 डेज में से फाइनेंशियल स्पेस काफी अच्छे से आउट परफॉर्म कर रहे हैं दोनों ही इंडिसेस को। सो दूसरा पिक यहाँ पे है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, जहाँ पे एक अच्छा रेंज ब्रेकआउट कल देखने को मिला है डेली चार्ट्स पे, और रोल ओवर्स भी काफी डिसेंट हुए हैं। 62% के रोल ओवर्स है लॉन्ग सितंबर सीरीज के लिए। सो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यहाँ पे बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 745, काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे करंट लेवल पे बाई कर सकते हैं। 725 स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं। 770 775 का टारगेट है। यहाँ पे आप अगर चाहें तो सितंबर सीरीज की 770 कॉल ऑप्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। करीबन 15 रुपए 50 पैसे 16 रुपए इसी लेवल पे आप बाई कर सकते हैं 11 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर। और पहला लक्ष्य रहेगा 21 रुपए का, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 24 रुपए के टारगेट्स पे मिल सकते हैं। सो दोनों सितंबर सीरीज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैश फ्यूचर लेवल्स दोनों के साथ। ठीक है, तो कैश फ्यूचर्स और ऑप्शंस का भी ट्रेड जो है वो सोनी ने बता दिया कि उनकी 2 हाई कन्विक्शन कॉल्स हैं। सबसे पहले मारुति सुजुकी, जहां पे वो बाय रिकमेंडेशन दे रही हैं, और साथ ही इंश्योरेंस स्पेस में लगातार तेज़ी है। हम भी हाईलाइट कर रहे हैं आपके लिए कि हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पे कौन से काउंटर्स हैं, ये रोज़ जानने की कोशिश करते हैं। और आज देखिए आईसीआईसीआई प्रू पर सोनी की है नज़र। पर चलिए अब राहुल से समझेंगे कि उनके रडार पे कौन से काउंटर्स हैं। राहुल गुड मॉर्निंग, बताइए आज अपनी स्टॉक कॉल्स। नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। तो दो पिक्स दोनों लॉन्ग साइड पे आज, वन इज गोदरेज इंडस्ट्रीज एंड वन इज एसबीआई लाइफ। पहले एसबीआई लाइफ से शुरू करते हैं। एसबीआई लाइफ करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉक एक रेजिस्टेंस पॉइंट को ब्रेक किया है। स्टॉप लॉस रखिएगा 1770 का और टारगेट रखिएगा 1920 पे। दूसरा है गोदरेज इंडस्ट्रीज, बहुत ही बुलिश कैंडल कल बनाया है और रेजिस्टेंस के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुआ है। तो गोदरेज इंडस्ट्रीज आप 1020 के ऊपर लॉन्ग कीजिए। प्लीज नोट 1020 के ऊपर लॉन्ग कीजिए। स्टॉप लॉस होगा 990 और टारगेट होगा 1060 का। ठीक है, तो गोदरेज इंडस्ट्रीज की कल की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी है। आप इंट्राडे देख पा रहे हैं 6% ऊपर जाके बंद हुआ है।
इसके अलावा सभी मेहमानों के मैं ट्रेड एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूँ, धीरे धीरे करके स्क्रीन पर आते जाएंगे, आप नोटिस करते जाइएगा। सबसे पहले मैं अंशुल जैन के ट्रेड आपको नोटिस कराता हूँ। चंबल फर्टिलाइजर उन्होंने दिया है 525 का टारगेट, ल्यूपिन 2220 का है। असल में ल्यूपिन कल ही चलना शुरू हो गया था। जिनके पास कल का खरीदा हुआ है उनको तो आज ट्रेल भी करना चाहिए, और जिन्होंने आज खरीदने के बारे में सोचा बस थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर देना। कल 2.5% कम नहीं होता ल्यूपिन के अंदर एक दिन में चलना, ऑल्दो ये ब्रेकआउट कैंडिडेट है। अब आ जाते हैं जरा आगे सोनी पटनायक के कॉल्स पे। उन्होंने भी बैंक निफ्टी को अवॉइड करा है, निफ्टी के अंदर वो भी स्लाइटली बुलिश हैं। और मारुति उनकी तरफ से दिया गया कॉल है, टारगेट है इसमें 13,000 तक का, और आप इसमें एक बार ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा है उनका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आप उसको भी एक बार ट्रेड के तौर पर देखिए, 770-75 तक के आपको टारगेट मिल जाएंगे। राहुल सर अभी आपको नोटिस करवा रहे थे, उनके 2 शेयर जरा जल्दी से स्क्रीन पे लेके आइए। और जिसमें से मेरे को कल का शेयर जो गोदरेज इंडस्ट्रीज़ है वो काफ़ी पसंद आया उनका, और बाकायदा वो कल डेज हाई पे जाके बंद हुआ है, और टारगेट स्टॉप लॉस अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। गोदरेज इंडस्ट्रीज़ करीब 6% ऊपर जाके बंद होने वाला शेयर्स बना है। तो ये सेलेक्टिव शेयर्स हैं जिसका फ़ायदा आप भरपूर तौर पर उठाइएगा। अब हम आगे बढ़ जाएं, जरा खबरों वाले शेयर्स आपके सामने रखें। शरद मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपको बताएंगे आज के खबरों वाले शेयर्स। शरद गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो ऑफकोर्स LTTS के जो है इम्पॉर्टेंट एनालिस्ट डे हुआ था, जहाँ पे कुछ अहम बात सामने आती है। मीडियम टर्म की बात करें तो यहाँ पे जो है 18 से लेकर 20% तक का CAGR की ग्रोथ की उम्मीद है। अब ये रेवेन्यू के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और जो अगर मार्जिन्स की बात करें FY25 में तो 16% का टारगेट है। इसके अलावा कंपनी ने एक अहम बात कही है, डील पाइपलाइन जो है वो ऑलमोस्ट 2 गुना हो चुका अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें, और सीक्वेंशियली भी यहाँ पे एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिल रही है। नेट पॉजिटिव कमेंट्री आया है। PNC इंफ्राटेक की बात करें तो L1 बिडर घोषित किए गए हैं एक बड़े प्रोजेक्ट को लेकर, जिसका बिडिंग कॉस्ट जो है लगभग 380 करोड़ रुपए का आता है। और वही अगर NBCC के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे जो है एक इम्पॉर्टेंट बोर्ड मीट होगी 31 अगस्त को, जहाँ पे कंपनी कंसिडर करने वाली है आपकी बोनस शेयर्स। UPL की बात करें तो लगभग 20% स्टेक की जो है एक्विजिशन PTXL में करेंगे, जो ऑलमोस्ट $6.9 मिलियन के जो है ओवरऑल इशू में आ रही है। विप्रो की बात करें तो डेल टेक्नोलॉजी बड़ी कंपनी है US की IT सेगमेंट में, उनके साथ जो है AI का करार किया गया है। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया 30 अगस्त को इम्पॉर्टेंट बोर्ड मीट होगी, जहाँ पे शेयर बायबैक का विचार होगा। और जाइडस लाइफ की बात करें तो कंपनी को US FDA अप्रूवल आ चुकी है, और ये जो ड्रग है ये पार्किंसंस डिजीज़ को ट्रीटमेंट के लिए जो है फोकस में रहेगी। LTI मॉनिटरी को भी लगभग 380 करोड़ रुपए का IT नोटिस आया है। तो ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आज रिएक्शन देखने मिल सकता है। ठीक है, तो ये कुछ एक खबरों वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर दिखे, जिसमें LTI मॉनिटरी को ये नोटिस जो मिला है ना, इसको लेकर एक दिन का डेफर भी हुआ है। मैं कल ही इसके बारे में खबर पढ़ भी रहा था कि इसको भी 1-2 दिन का समय मिलेगा जवाब देने के लिए, और कुछ न्यूज़ भी आपको शरद ने ऑलरेडी आपको नोटिस करवाई होंगी। मैं 1-2 चीज़ें आपके सामने जरा रखता हूँ। पहले तो PNC और NBCC दोनों ही लेके आइए जरा, दोनों के पास ऑर्डर की खबर है। पहले आप NBCC को लेके आइएगा जरा, NBCC को। हाँ, NBCC पे एक बार आपका सोनी ट्रेड चाहिए। क्या इसको हम होल्ड करके रखें? ओह ठीक है, सोनी से डिस्कनेक्शन हो गया है। अंशुल जैन से पता कर लेते हैं। अंशुल जैन, इनका 31 तारीख को बोर्ड की एक बैठक है, NBCC जरा देखना, ठीक लग रहा है? डिम्पी जी काफी अच्छा लग रहा है स्टॉक। इसमें बेस ऑन बेस पैटर्न बना है। पहला 22 हफ्ते का बेस है, ब्रेकआउट के बाद 8 हफ्ते से कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ से मोस्ट लाइकली फ्रेश ब्रेकआउट बनेगा 184 के ऊपर, और स्टॉक में 210 रुपए तक की रैली बनेगी। तो बाइंग की सलाह रहेगी, लेकिन ब्रेकआउट पे 184 के ऊपर 184 निकलता है तो बाई करके चलना चाहिए। ठीक है, 184 के ऊपर आके ट्रेड करना चाहिए। सोनी से वापस हमारा कनेक्शन हो गया। सोनी एक बार जरा PNC एक कैश का शेयर है, जरा चेक करना, इसको एक ऑर्डर मिला है PNC इंफ्रा के नाम से मिलेगा आपको। जी डिम्पी जी, मुझे लगता है PNC में यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। चार्ट्स के अनुसार थोड़ा सा यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। सो एज लॉन्ग एज वो 465 470 रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करता है, थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। अगर उसके ऊपर ही निकाल पाते तो आपका वहां पे एक अच्छा बाई बन सकता है। बट इमीडिएट बेसिस पे मुझे लगता है कि अभी वो कल सपोर्ट पे क्लोज दिया है, 460 का एक सपोर्ट है, उसको ब्रीच किया है। नीचे की तरफ टुवर्ड्स 440 435 एक बार टेस्ट कर सकता है। थोड़ा सा डाइसी है, इसको वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी। डन।
टाटा एलेक्सी ने कल कमाल करके दिखाया। हमारे शो में 3-4 बार हमने इसके बारे में जिक्र भी किया था। टाटा एलेक्सी, टाटा इन्वेस्टमेंट्स, दोनों दिखाओ शेयर्स, दोनों के दोनों शेयर्स आपको कल एक तो बाकायदा सर्किट पे लगा टाटा इन्वेस्टमेंट्स तो, और टाटा एलेक्सी 16% ऊपर था। राहुल सर जरा हमारी हेल्प कीजिए इन दोनों शेयर्स के रिगार्डिंग। कल इसी कार्यक्रम में हमने डिस्कस किया था टाटा इन्वेस्टमेंट, टाटा एलेक्सी दोनों। एक और शेयर भी था हमारी ग्रुप में ही, वो था टाटा टेक। हालांकि वो थोड़ा इन्वेस्टमेंट वाला शेयर है, इसलिए हमने उसको 1 मिनट के लिए दिखाते भी नहीं और छोड़ भी देते हैं। बट इन दोनों शेयर्स पे जरा आप बताइए क्या किया जाए। टाटा इन्वेस्टमेंट्स पे कल का सर्किट है, आज और चलेगा तो रखें, नहीं तो वापस आ जाए इसमें से प्रॉफिट बुक करके। और दूसरा है टाटा एलेक्सी, कम नहीं होता 16% इंट्राडे गेन। तो दोनों का चार्ट पैटर्न जैसे आपने बोला, लंबे लंबे ग्रीन कैंडल्स आपको दिख रहे हैं, बट टाटा इन्वेस्टमेंट वुड बी प्रेफर्ड ओवर टाटा एलेक्सी। रीजन बीइंग आप नोटिस करेंगे टाटा एलेक्सी के चार्ट में 9150 जो बहुत ही पास है करंट मार्केट प्राइस से। एक्चुअली 9000 से लेके 9150 एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोन है। हालांकि जैसे कि कैंडल क्लोज हुआ है, हो सकता है ये रेजिस्टेंस कोई मायने नहीं रखे, बट ऑन द कॉन्ट्ररी टाटा इन्वेस्टमेंट में ऐसा कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो चांसेस ऑफ दैट प्लेइंग आउट थोड़ा ज्यादा होगा हमारे केस में। तो टाटा इन्वेस्टमेंट वुड बी द प्रेफर्ड पिक। आज भी लॉन्ग जा सकते हैं प्योरली चार्ट स्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव से। अब ये जान लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर आज कौन सी शेयर रहेंगी, और वो तमाम रिपोर्ट छांट कर हमारे पास लेकर आए हैं हमारे सहयोगी वरुण दुबे। वरुण बताइए आज फोकस कहां पर रहेगा? देखिए काफ़ी सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स है जहाँ पे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आई है। शुरुआत करूंगा टेलीकॉम स्टॉक्स के साथ, क्योंकि यहाँ पे यूबीएस का अपग्रेड आया। हालांकि अपग्रेड मामूली है, लेकिन अपग्रेड इन्होंने कर दिया है। जैसे कि भारती एयरटेल है 1530 से प्राइस टारगेट बढ़ा के 1595 किया है। इंडस टावर 405 से बढ़ा के 440 किया है। और वोडाफोन पे शगुन का 1 रुपये बढ़ाया है, 18 रुपये से बढ़ा के 19 रुपये का प्राइस टारगेट यहाँ पे कर दिया है। न्यूट्रल कॉल है एयरटेल और वोडाफोन दोनों पे। इनका कहना है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो रिलीफ मेजर्स है उसका फायदा इन कंपनियों को मिलेगा, और हाल ही में जो प्राइस हाइक इन्होंने लिए थे उसका इंपैक्ट आपको शायद तीसरे क्वार्टर से आते हुए दिखाई देगा। हालांकि डाउनसाइड रिस्क भी है इन कंपनियों पे, लेकिन हाल फिलहाल के लिए इन्होंने अपने प्राइस टारगेट्स बढ़ा दिए हैं। अब बात करते हैं रिटेल और रेस्टोरेंट स्टॉक्स पे। यहाँ पे बर्नस्टीन की रिपोर्ट है, और यहाँ पे इन्होंने इनिशिएट किया है बेसिकली कवरेज। इनका कहना है कि जो टॉप 40 सिटीज़ है उसके बियॉन्ड काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है इन कंपनियों के लिए अपने ओवरऑल प्रोडक्ट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। हालांकि रेस्टोरेंट से ज़्यादा ये रिटेल सेक्टर को प्रेफर कर रहे हैं, और इनका कहना है कि डिमार्ट और ट्रेंड जो है उनके रेवेन्यू सबसे बेहतर इनको लगते हैं। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जुबिलेंट और खासकर देवयानी के लिए अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ के हेडरूम्स काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं चिकन और पिज़्ज़ा का जो ओवरऑल मार्केट है वो अभी भी अंडर पेनेट्रेटेड है, तो वहाँ पे शायद आपको फ़ायदा मिल सकता है। डीमार्ट पे 6300 का प्राइस टारगेट, ट्रेंड पे 8100, ABFRL 270, जुबिलेंट फूड 800, वेस्ट लाइफ 700, देवयानी 210 और सफायर फूड पे 1700 का प्राइस टारगेट है। जायडस लाइफ पे जेफरीज की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। अपग्रेड किया है इस कंपनी को, 1210 से प्राइस टारगेट बढ़ा के 1450 का किया है। यानी कि कल के क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे तो 30% का अपसाइड इस काउंटर पे देख रहे हैं। ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड नॉन कंसेंसस स्टोरी है, इनका ये कहना है। और इनका कहना है कि हाल ही में जो करेक्शन आया था वो अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि आगे इस कंपनी की जो प्रोडक्ट पाइपलाइन है वो काफ़ी अच्छी है और ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी बेहतर है। L&T फाइनेंस पे सिटी की रिपोर्ट आई है, मैनेजमेंट की टेक अवेज इन्होंने दिए हैं। खरीदारी की सलाह 221 के प्राइस टारगेट के साथ। इनका कहना है कि जो माइक्रो फाइनेंस में स्ट्रेस था वो शायद सेकेंड हाफ से आपको कम होता हुआ दिखाई देगा, और जो क्रेडिट कॉस्ट है इस कंपनी का वो भी काफ़ी कंफर्टेबल लेवल पे है। होम लोन जनरेशन जो है उसका इंपैक्ट आपको अगले कुछ क्वार्टर्स में देखने मिलेगा, तो ग्रोथ स्टोरी अच्छी है इसके लिए। यहाँ पे 221 का प्राइस टारगेट। इंडसइंड बैंक CLSA की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्मर का कॉल है, 1800 रुपये का प्राइस टारगेट दे रहे हैं। इनका कहना है कि यहाँ पे ग्रोथ स्टोरी और स्टेबिलिटी जो है वो इस बैंक के पास काफ़ी अच्छी है, और अपने पीयर्स के मुकाबले 20 से 40% डिस्काउंट पे ट्रेड करता है। और आगे चल के जब रेट से कट साइकिल आएगा तो इस कंपनी को काफ़ी फायदा होगा। एसेट क्वालिटी भी हेल्दी है। और आखिरी में इंडिगो यानी कि इंटरग्लोब एविएशन, यहाँ पे एक्सिस की रिपोर्ट है। एक्सिस कैप की डाउनग्रेड किया है, बाय से ऐड का कॉल दे रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इनका कहना है कि अपसाइड जो है अब इस कंपनी में लिमिटेड है। FY24 कंपनी के लिए काफ़ी बेहतर रहा है, लेकिन अब नज़र होगी FY25 में, और खासकर जो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट ये लेके आ रहे हैं अब उस पर नज़र होगी, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपोजर जो है उसके चलते इस कंपनी का बढ़ेगा। लोड फैक्टर जो है 80 के आसपास है और उसके आसपास ही रहने वाला है। हालांकि प्राइस टारगेट इन्होंने बढ़ाए हैं 4700 से बढ़ा के अब 5100 का प्राइस टारगेट दे रहे हैं, लेकिन हाँ साथ में ये भी कह रहे हैं कि अपसाइड जो है वो लिमिटेड है। तमाम रिपोर्ट्स हैं और आप इनको फोकस में रख के चलिए। अच्छा, इनमें से तमाम वो शेयर हैं जो हाल फिलहाल बहुत चले हैं या फिर बहुत गिरे हैं,
और उन पर अब ब्रोकरेज की रिपोर्ट आ रही है, तो आपको उसमें ना मदद मिल जाती है अपना व्यू बनाने को लेकर। और ये हमारी कोशिश होती है कि उन्हीं रिपोर्ट्स को हम तरजीह भी दें जो आप जानना चाहते हैं, या फिर जहां पर कुछ बड़ा कोई सिग्निफिकेंट कोई वहां पर अपसाइड हम ब्रोकरेज की तरफ से हम देख रहे हैं। शुक्रिया वरुण। जायडस लाइफ से शुरुआत वरुण ने की थी, हम भी जायडस लाइफ से शुरुआत कर लेते हैं। लगातार 2 दिन तक शेयर ये तेज गिरावट का शिकार हुआ था। स्टर्लिंग बायोटेक के साथ इनकी एक डील की खबरें भी आई थी और अब इस पर जेफरीज की रिपोर्ट आई है। कल हमने शेयर को थोड़ा सा संभलते हुए देखा, थोड़ी सी राहत की खबर वहां पर जरूर आई। लक्ष्य 1210 रुपए से बढ़ाकर कर दिया है 1450 रुपए का। और जेफरीज ने कहा कि हाल की जो गिरावट आई है वो खरीदारी का मौका है। अमेरिकी ऑर्डर का जो पाइपलाइन है वो मजबूत है और इसके चलते जेफरीज को कॉन्फिडेंस है शेयर को लेकर। जायडस लाइफ, सोनी, इस पर आप जरा व्यू दीजिए। 2 दिनों की कमजोरी आपको भी लगता है क्या कि सही एंट्री पॉइंट पर शेयर खड़ा हुआ है ये? अभिषेक जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे 1100 का एक अच्छा सपोर्ट है, तो अगर वही सपोर्ट को होल्ड कर सकता है, इनफैक्ट ऑप्शन चेन में भी सपोर्ट है, सो अगर ये सपोर्ट को होल्ड कर सकता है, सो सर्टेनली यहाँ से बाउंस बैक नजर आ सकता है। जो टारगेट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं वो 1200 थोड़ा सा फारफेच्ड है, बिकॉज वो एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्ले रहेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे आप ले सकते हैं एक अच्छे सपोर्ट रिस्क के साथ। 1100 एक अच्छा सपोर्ट है, तो करंट लेवल पे एक रिस्क लिया जा सकता है। बाउंस करेगा अगर टुवर्ड्स 1145 1150, मुझे लगता है उसी लेवल तक एक बार बाउंस कर सकता है फ्रॉम करंट लेवल्स। बट 1200 के ऊपर निकालना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा अभी के लिए। सो यहाँ पे आप अक्यूमुलेट कीजिए, कैश पे ले सकते हैं एंड 1100 स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं। रसों के स्टॉप लॉस के साथ आपको होल्ड करने की सलाह है जायडस लाइफ को। टारगेट अगर आप यहां से खरीदारी करना चाह रहे हैं तो 1145 का टारगेट आपके लिए बनेगा जायडस लाइफ के शेयर में। ट्रेंट पर भी रिपोर्ट आई है और ट्रेंट पर हम देख रहे हैं कि बॉन्स्टीन की रिपोर्ट है। लक्ष्य है 8100 रुपए का ट्रेंट के शेयर के लिए, आउट परफॉर्म की रेटिंग है। ट्रेंट ये 30 सितंबर से निफ्टी का पार्ट भी हो जाएगा, वो ट्रिगर तो खैर है ही, लेकिन पिछले 3 सत्र से छोटी छोटी सी गिरावट हम ट्रेंट के शेयर में देख रहे हैं। 8100 का टारगेट, ये गिरावट पर ब्रेक लगेगी क्या अंशुल जी आज? क्या ट्रेंड कॉन्ट्रा बाई करें? बिल्कुल अभिषेक जी, ट्रेंड कॉन्ट्रा बाई बनता है। कल लास्ट आवर में जिस हिसाब से वापस से बाइंग आई है, ऐसा लग रहा है कि 2 दिन का करेक्शन था वो 1.5 ही दिन में सिमट गया है और वापस से ऊपर चलने की तैयारी है। तो स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहिए। कल का लो 67.79 ये मेजर सपोर्ट है, इसी को स्टॉप लॉस बनाना चाहिए और ऊपर में टारगेट 7100 रुपए तक का आता हुआ दिख रहा है। 7100 रुपए का टारगेट होगा ट्रेंट के शेयर के लिए। एनबीसीसी, इस पर सोनी आपसे व्यू जानना चाहेंगे। एनएचआई से इनको 380 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। हालांकि अगर हम पिछले 2 महीने में देखेंगे तो एक रेंज में रहा है और 200 रुपए के आसपास जाके ये शेयर थोड़ा सा नीचे आ गया। 177 रुपए के आसपास का भाव है। 31 अगस्त को ये बोनस शेयर जारी करने पर भी विचार है, ऐसी भी खबरें हैं एनबीसीसी को लेकर। आप जरा बताइए क्या करें एनबीसीसी के शेयर में? अभिषेक जी, यहाँ पे बहुत कंफर्म ट्रेंड नहीं है, कंसोलिडेट ही कर रहा है। 165 163 एक अच्छा सपोर्ट है, वो सपोर्ट को होल्ड करते हुए वो अगेन टुवर्ड्स 190 93 के लिए बाउंस करता है, इसी रेंज में खेल रहा है। तो या तो उसको एक बार 193 के ऊपर डिसाइसिव ब्रेक और क्लोज देना पड़ेगा ताकि फर्दर अपसाइड टुवर्ड्स 220 एक बार नजर आए क्लियरली, या फिर 163 के नीचे अगर क्लोज देता है ब्रेकडाउन तो वहां पे हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा वीकनेस है एंड टुवर्ड्स 140 130 के रेंज पे एक बार टेस्ट कर सकता है। तो वहां पे थोड़ा सा वॉच करने के लिए और डीप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। करंट लेवल से मुझे लगता है कि बहुत रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल नहीं है, तो इसको अवॉइड यहाँ पे करना चाहिए। अवॉइड कर सकते हैं, यहाँ पे खबर भी है। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और फोकस करेंगे एक और बड़ी खबर पे, जहाँ पे 8 साल में तीसरी बार एनएससी फिर आईपीओ लाने की तैयारी में है। किन कारणों से आईपीओ में हुई है देरी और क्या आगे की प्रक्रिया होगी, ये पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ अंकुर मिश्रा जुड़ चुके हैं। अंकुर, बताइए क्या कुछ डिटेल्स निकल कर आ रही हैं और एनएससी इस बार तीसरी बार अटेम्प्ट करता हुआ दिख रहा है आईपीओ के लिए? जी हाँ, एनएससी के लिस्टिंग के प्लान फिर से रिवाइव हो गए हैं, क्योंकि हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक फ्रेश एप्लीकेशन दी गई है सेबी में, और ये एनओसी है। एनओसी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में सेबी ने मेंशन किया था कि एनएससी ने अभी तक जो एनओसी है वो फाइल नहीं की है, जो कि पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। आपको जो ऑब्जर्वेशंस इशू किए गए थे सेबी की
तरफ से आईपीओ को लेके वहां पर एनओसी फाइल करना जरूरी था और अब ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस शुरू हो गया है। अब जो गेंद है फिर से सेबी के पाले में आ गई है और सेबी इस पे मंजूरी देता है कि नहीं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक ये बात जरूर अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो प्लान था लिस्टिंग का वो फिर से रिवाइव हो गया है, प्रोसेसेस शुरू हो गए हैं और जो 2016 से कवायद चल रही थी एनएसई की लिस्टिंग से वो अब फिर से मोमेंटम पकड़ ली है। अब पूरी तरीके से रेगुलेटर पे है कि इस बार वो अप्रूवल देता है या नहीं। आपको याद होगा 2019 में यहां पर कोलोकेशन स्कैम की वजह से यहां पर थोड़ी सी रुकावट आई थी। 2022 में ये प्लान फिर से शुरू किया गया और जिस पर सेबी ने कुछ ऑब्जर्वेशन दी और अब फाइनली यहां पर एनओसी फाइल कर दी गई है। तो चलिए एनओसी फाइल की है एनएससी ने सेबी के लिए। आईपीओ अब जल्द ही आ सकता है और इस पे नज़र रहेगी। पर लिस्टेड स्पेस में अगर हम बात करें तो जी हाँ, जब भी ऐसी खबरें आती हैं तो बीएससी का काउंटर ज़रूर फोकस में रहता है और साथ ही साथ फोकस में रहता है एमसीएक्स, क्योंकि यही दो एक्सचेंजेस हैं। हालांकि एफएनओ सेगमेंट में हम जानते ही हैं कि एनएससी का दबदबा है और टर्नओवर के मामले में भी वो काफ़ी ज़्यादा है। पर इसके अलावा बीएससी और एमसीएक्स, एक बार टेक्निकल चेक क्विकली अंशुल आपसे लेना चाहेंगे, ये दोनों ही काउंटर्स टेक्निकली आपको कैसे प्लेस लग रहे हैं? क्योंकि अगर ये आईपीओ आता है तो इनकी भी एक पोटेंशियल री रेटिंग की तैयारी हो जाती है। हालांकि ऑलरेडी एक ये मल्टी बैगर्स साबित हो चुके हैं। पर अंशुल, क्या नज़रिया रखते हैं आप ये दोनों ही काउंटर्स पे टेक्निकल चार्ट्स पे? देखिए बीएससी में एक कपनल पैटर्न की फॉर्मेशन है, 2770 के ऊपर टिकता है तो स्टॉक में थोड़ी सी तेजी डेवलप होगी 3100 रुपए तक। बट कंपेयर टू एमसीएक्स बीएससी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, एमसीएक्स ज्यादा अच्छा लग रहा है। 62 डेज का बेस ब्रेकआउट है जिसका टारगेट 5000 के आसपास है, अभी 4850 चल रहा है, 5 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग की जा सकती है। अगर ब्रेकआउट मिलता है 4910 के ऊपर 5000 का इमीडिएट टारगेट रहेगा, उसके ऊपर निकलता है तो 5150 तक जा सकता है। आउट ऑफ द टू एमसीएक्स ज्यादा अच्छा लग रहा है, एमसीएक्स करंट मार्केट प्राइस से भी लॉन्ग कर सकते हैं। ब्रेकआउट मिलता है 4910 के ऊपर तो मोमेंटम तेजी से आना स्टार्ट होगा। 4910 के ऊपर अगर एमसीएक्स जाए तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। अगर इन दोनों की बात करें बीएससी और एमसीएक्स, इन दोनों में से बेहतर जो है फिलहाल एमसीएक्स का चार्ट दिख रहा है। पर इसके अलावा आज फोकस में रहेगा इंडसइंड बैंक का भी शेयर, क्योंकि यहाँ पे सीएलएसए की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। एक बार राहुल क्विकली आपसे समझना चाहेंगे कैसे देख रहे हैं आप चार्ट्स पे, क्योंकि पूरे फाइनेंशियल स्पेस में अभी तक जैसे हम देख रहे हैं कि एक्सिस में थोड़ा मोमेंटम है, आईसीआईसीआई बैंक जो है वो ऑल टाइम हाई के बेहद करीब है। ऐसे में इंडसइंड बैंक एक अंडर परफॉर्मर ज़रूर साबित हुआ है। पर राहुल, क्या लगता है कि अब जो है मौका है इंडसइंड बैंक में ट्रेड लेने का और कोई लेवल्स जो कि ध्यान में रखने हैं? मेरे ख्याल से नॉट एज येट। इंडसइंड बैंक आप वीकली चार्ट या आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो एक डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल पे ट्रेड कर रहा है। ये डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल ब्रेक होगा 1420 के ऊपर ही, तो तब तक तो कोई लॉन्ग नहीं इनिशिएट करना चाहिए। हाँ, अगर एक बुलिश क्लोजिंग मिल रहा है 1420 के ऊपर तो 1420 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं। ये कॉन्ट्रा बाय होगा बिकॉज जैसे आपने राइटफुली कहा अदर स्टॉक्स बेटर परफॉर्म कर रहे हैं और मोमेंटम उनके साथ है, तो कॉन्ट्रा बाय में ऑलवेज बोथ साइडेड मूव पॉसिबल है। बट अगर कोई वेंचर आउट करना चाहता है तो 1420 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं और स्टॉप लॉस 1390 पे रख सकते हैं इंडसइंड बैंक पे। फिलहाल इतना पसंद नहीं आ रहा है, पर 1420 के ऊपर अगर ये थोड़ा और मोमेंटम कैच करे तो 1420 के आप टारगेट्स लगा सकते हैं। 1390 का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो इंडसइंड बैंक पे आपके लिए राय। पर कल हमने देखा था कि जितने भी एनर्जी से रिलेटेड काउंटर्स थे उनमें भी ज़बरदस्त मोमेंटम था। कल एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई थी जो कि हम हाईलाइट भी किए थे आपके लिए, जहाँ पे उनका कहना था कि जो पावर की डिमांड है वो अभी भी काफ़ी मजबूत है और इन सभी के बेनिफिशरीज ये काउंटर्स रहेंगे। आप देख लीजिए, अच्छा रिबाउंड देखने को मिला पीएफसी, आरईसी, आईईएक्स जैसे काउंटर्स में। सोनी, इन तीनों में से कोई स्टॉक जो कि आपको अभी भी पसंद आ रहा हो एक फ्रेश ट्रेड के लिए, जहाँ पे एक मोमेंटम कैचअप करते हुए दिख सकता है? ये मुझे लगता है यहाँ पे आरईसी में अभी भी अच्छा मोमेंटम है। कल अच्छा ब्रेकआउट दिया है, 600 के ऊपर ऑप्शन चेन ब्रेकआउट भी आया है, सो कंटिन्यू कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड थोड़ा सा रहेगा बट 635 640 के तरफ एक बार टेस्ट कर सकता है। अगर हल्की सी डिप अगर नजर आती है टूवर्ड्स 612 610 इसे लेवल पे, तो बाई करने के लिए बेटर रहेगा। 600 का ही अच्छा सपोर्ट है, तो 600 सपोर्ट स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं। 640 का एक टारगेट है।
640 के टारगेट्स के लिए आप RSC जो है फ़िलहाल होल्ड कर सकते हैं। ये काउंटर सामने निकल कर आ रहा है, इस पे रखिए नज़र। और साथ ही आज L&T फाइनेंस भी जो है वो फोकस में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कल एक एनालिस्ट मीट हुई थी, उसको लेकर कंपनी के कुछ टारगेट्स भी सामने आए। उन्होंने एक गाइडेंस ज़रूर दी है और साथ ही साथ सिटी की रिपोर्ट आई है खरीदारी की राय के साथ, जो है इनके 221 के टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं। पर अंशुल, आपसे समझना चाहेंगे कैसे देख रहे हैं आप L&T फाइनेंस को चार्ट्स पे, क्या यहाँ पे कोई फ्रेश ट्रेड लें? देखिए सृष्टि, शॉर्ट टर्म अगर ट्रेड ले रहे हैं तो 179 181 तक के टारगेट मिल सकते हैं, बट मंथली चार्ट पे 82 मंथ्स का बेस ब्रेकआउट आ रहा है, तो ये स्टॉक स्ट्रक्चरल बुल रन में जस्ट एंटर कर रहा है। इस पूरे पैटर्न का टारगेट 300 रुपए करीब निकल के आता है, जिसको 12 से 18 महीने समय लगेगा कंप्लीट होने में। तो अगर इन्वेस्टर हैं और 12 से 18 महीने का समय दे सकते हैं तो स्टॉक ऑलमोस्ट यहाँ से 300 रुपए जाता हुआ दिख रहा है, बट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से 181 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। ठीक है, 181 तक के टारगेट होंगे L&T फाइनेंस के शेयर में। सोनी, आपसे ज़रा एक बार जी एंटरटेनमेंट के शेयर पर ज़रा व्यू चाहेंगी, क्योंकि कल हमने देखा था कि वो खबर आई थी कि सोनी के साथ इन्होंने सेटलमेंट कर लिया है। सिंगापुर के आर्बिट्रेशन कोर्ट में जो गए थे वो मामला वापस ले लिए, तो वो मामला तो खत्म हो गया। उसके बाद हमने शेयर में एक बड़ी तेज़ी कल के सत्र में देखी है। हालांकि एक सिटी की रिपोर्ट आई है और सिटी ने 137 रुपये का लक्ष्य दिया है। वहीं एक UBS की भी रिपोर्ट है, UBS का जो टारगेट है वो 180 रुपये का। अब समझ नहीं आ रहा किस पे यकीन करें, चार्ट्स क्या कह रहे हैं? स्टॉक सर्टेनली डेटा पे तो चलता नहीं है और सिर्फ न्यूज फ्लो पे ही चलता है, सो ऑब्वियसली इसको अवॉइड करना बेस्ट है। मेरे हिसाब से अगर चार्ट्स पे हम देखेंगे तो 125 128 रेंज पे कुछ सपोर्ट है, बट ये 160 170 के रेंज को भी क्रॉस नहीं करता है। स्टॉक न्यूज बेस पे चलता है, इसको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना यहाँ पे बेटर है। अवॉइड कर दीजिए, स्ट्रिक्टली अवॉइड कहा सोनी ने, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये राय आपके लिए। इस बीच कुछ ब्लॉक डील की खबरें आ रही है, देखिए आपके स्क्रीन के निचले हिस्से में। किम्स यानी कि कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसके 2% इक्विटी एक्सचेंज हुई है। GMM फॉडलर में बड़ा इक्विटी एक्सचेंज हुआ है, करीब करीब 8% के आसपास का। एक बार जरा इसका मार्केट कैप चेक करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि साइज़ क्या हो सकती है। GMM फॉडलर करीब करीब 6,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है, 8% का इक्विटी एक्सचेंज यानी करीब 500 करोड़ रुपए के आसपास की ये ब्लॉक डील होगी। GMM फॉडलर काफ़ी टाइम से इस पर हमने कोई चर्चा नहीं की है, और वजह ये भी रही है कि मतलब ये स्टॉक ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है मार्केट को। GMM फॉडलर, राहुल जी जरा आप चेक करके बताइए, क्या कोई ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए? कोई संकेत आपको मिल रहा है इसमें? माफ कीजिएगा, GMM फॉडलर, GMM फॉडलर। तो GMM फॉडलर का चार्ट स्ट्रक्चर एक डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल से ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट 22 अगस्त को आप देखेंगे, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल है जहां पे ब्रेकआउट हुआ है ये डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल से। हाउएवर मोमेंटम अभी भी उसके साइड में नहीं है और मेरे हिसाब से लॉन्ग नहीं जा सकते स्टॉक पे करंट मार्केट प्राइस पे। आप नोटिस कीजिएगा एक रेजिस्टेंस पॉइंट है 1485 पे, आप डेली या वीकली चार्ट पे नोटिस करेंगे। तो मेरे ख्याल से 1485 लेवल को टेक आउट करना जरूरी है कोई भी मटेरियल लॉन्ग, शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के जाने के लिए। ठीक है, GMM फॉडलर को लेकर ये व्यू। चलिए अब हमारे खास सेगमेंट ब्रेकआउट शेयर का वक्त हो गया है, और रोज हम आपको कुछ ऐसे शेयर हाईलाइट करके बता रहे हैं जहां पर एक्शन बन रहा है। कल डिम्पी ने टाटा ग्रुप के स्टॉक्स टाटा टेक को हाईलाइट किया था, हालांकि टाटा इन्वेस्टमेंट को भी डिम्पी ने पहले चर्चा के दौरान हाईलाइट करके बताया था। कल हमने देखा था कि टाटा इन्वेस्टमेंट में करीब 20% के सर्किट पर खैर ये जाके बंद हुआ, और टाटा टेक में बहुत ही शानदार बाइंग हुई, और ये बाइंग हुई खुलने के बाद, ऐसा नहीं कि गैप से खुला हो। तो ये आप ध्यान रखे जरूर चलिए। डिम्पी के पास चलेंगे और आज जानते हैं कि आज कौन से शेयर उनके फोकस में है। डिम्पी बताइए। शुक्रिया अभिषेक। देखिए, टाटा ग्रुप के शेयर्स एकदम से एक्टिव थे और हमने आपको टाटा टेक के बारे में ये बात नोटिस करवा के बताई थी कि देखिए एक लौता ऐसा शेयर है, लिस्टिंग के बाद चला नहीं है, बैक टू बैक ख़राब हो रहा है, लेकिन उसके बाद ये बेस बना था और हमने यहीं पे आपको नोटिस कराया था कि ये शेयर अब चलने को तैयार है। उस समय का भाव था करीब 1000 रुपये के जस्ट नीचे, और कल की क्लोजिंग ऑलमोस्ट हुई है 1100। ये बात तो तय थी कि चलेगा, और ये बात भी तय थी, हमने आपको ज़ोर दे के बताया था कि ये वो शेयर्स में से एक है जो शेयर्स आपको बहुत कम ऐसे रेट मिलेंगे
कि जहाँ पर वैल्यूएशन इतना कंफर्ट है कि आप सिर्फ लेके बैठ जाइए। और मैंने अपने एक बात में ये भी बात रखी थी कि मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई है इस शेयर को लेकर। और कल हमने टाटा टेक के बारे में जिक्र किया, बहुत सारे लोग अभी भी उसको नोटिस करना शुरू कर रहे हैं, बट हमने फर्स्ट थे जो हमने आपको पहले बताया, कल में 50 रुपये जुड़े। और मेरा ऐसा मानना है कि ये शेयर एक बड़े गेन के लिए होगा। हमारे उसमें से कई मेहमान भी इसकी चीज़ के गवाह हो सकते हैं कि हमने 1-2 दिन पहले टाटा टेक के बारे में जिक्र किया था। खैर, एक और शेयर हमने कल आपको और भी नोटिस कराया था। मैं आज थोड़े नोटिस वाले शेयर इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आप ना उसमें अपना कॉन्फिडेंस को हाई रखें अभी भी, और ऐसा नहीं वो ख़राब हो गया। वो शेयर है बजाज फिनसर्व का। आपको ध्यान है कल बजाज फिनसर्व भी हमने आपको नोटिस कराया था, 1700 के नीचे था। वैशाली पारिक से मैंने पता किया था, और अभिषेक जी आप भी उस चीज़ के गवाह होंगे। जस्ट मेरे बोलने से पहले आप इस शेयर के बारे में विनीत बोलिंजकर से पूछ रहे थे कि ये कुछ हाउसिंग वगैरह का कुछ लेके आना चाहते, खबर थी। कल का मूव देखिए, कल 1720 जाके बंद हुआ, जो हमारा पहला इमीडिएट टारगेट था वो कल में अचीव हो गया। और अगर मैं इसके चार्ट, ये तो डेली चार्ट्स है, अगर मैं आपको छोटा करके दिखाऊं इसके चार्ट्स को आवरली पे, तो आपको साफ दिख जाएगा कि मैं बात क्या कहना चाह रहा हूं। आप ये देखिए, कल 4% का मूव बजाज फिनसर्व पे भी मिला, और ये वो चार्ट्स है जो कल दिन भर में आपको स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देते हुए दिखे। ये लास्ट वाला एरिया 28 तारीख का है, तो आप 1725 पे इस पे भी आए हैं। तो ये 2 शेयर्स तो मेरे को सिर्फ कल के आपको नोटिस करवाने थे, लेकिन आज एक शेयर के साथ मैं और उतरना चाहता हूँ जिसका बेस तैयार हुआ है, बस चलने वाली गाड़ी है, ऐसा उसका वेट कर रहे हैं हम। और उस शेयर का नाम है रेन इंडस्ट्रीज़। मैं आपके सामने रेन इंडस्ट्रीज़ के चार्ट 1 मिनट के लिए लेके आता हूँ। आप देखिएगा, रेन इंडस्ट्रीज़ दिखेगा आपको। इस शेयर के साथ खूबसूरती क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी वाली स्क्रीन दिखाना पहले आपको थोड़ा उससे थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो पाएगा, और वीकली बेसिस पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, पूरी तरह से बेस तैयार है, 1 2 3 4, और इसको भी मैं गिन लेता हूँ 5। एक लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ ताकि किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना हो और आपको पक्का लग जाए कि मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो कौन सी बात है। ये देख रहे होंगे आप, ये पूरा बेस तैयार हो चुका है, इससे नीचे शेयर नहीं जा रहा। ये कौन सा बेस है जिसके नीचे शेयर नहीं जा रहा? वो है 140 से 150 वाली रेंज। शेयर बंद हुआ 172 पे। बार बार एक अटेम्प्ट हो रही है, इस तरह का सडन मूव आना भी एब्सेंट है। मैं थोड़ा चार्ट को बड़ा कर देता हूँ ताकि आप और अच्छे से देख पाएंगे। बार बार अटेम्प्ट आ रही है, लेकिन वो फेल हो रही है, फिर से आती है, फेल हो रही है, फिर से आ रही है, फेल हो रही है, फिर से आ रही है, फेल हो रही है। इस तरह का बड़ा मूव अभी अवेटेड है। ये अवेटेड क्या है? सीधा 150 से सीधा 200 रुपये, यानी कि 50 रुपये का मूव आ जाएगा। मेरे को लग रहा है एक्चुअली कुछ एक दिनों में ये बड़े मूव की वापस से तैयारी कर रहा है, और कोई बड़ी बात नहीं, हम 200 की तरफ कूच कर जाए। रेन इंडस्ट्रीज़ एक नोटिसेबल शेयर है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसके अंदर 2 चीज़ें हमने जो नोटिस की है वो ये की है, एक तो पहला स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा एवरेजेस के ऊपर, तीसरा जंक्शन ऑफ द एवरेजेस है जहाँ पर आके स्टॉक्स टिपिकली बहुत अच्छे से ब्रेकआउट मारता है, और सामने इसका एक लेवल्स टू अचीव है, ये वाला लेवल वो है 220 का। मैं तो 220 तक जा ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ 200 तक भी देखूं तो अभी 172 पे खड़े हैं, तो 30 रुपये आ सकता है। ये 30 रुपये कहने का मतलब 15 से 20% की कैलकुलेशंस मैं बोल रहा हूँ आपके सामने में। तो रेन इंडस्ट्रीज़ का शेयर है, इस पर ज़रूर हम ध्यान रखेंगे। सोनी पटनायक से एक बार ज़रा क्लियरेंस और ले लेते हैं। सोनी पटनायक, एक बार ज़रा आप देख के बताइए, रेन इंडस्ट्रीज़ ये शेयर ठीक लग रहा है आपको? जी डेफिनेटली डिम्पी जी, यहाँ पे हम देखेंगे तो रेन इंडस्ट्री में अच्छा ब्रेकआउट है, और यहाँ पे मुझे लगता है कि टुवर्ड्स 180 185 एक बार इमीडिएट बेसिस पे टेस्ट कर सकता है। अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, इनफैक्ट 160 का ही अच्छा सपोर्ट है करंट लेवल से, और 168 इसी रेंज में एक बार एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 160 शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। इसका 52 वीक हाई टुवर्ड्स 219 है। अगर इसको थोड़ा सा पोजिशनली होल्ड कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से वो लेवल को एक बार टेस्ट करने भी आ सकता है, बट वो काफी लंबा मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्ले हो जाएगा। अभी के लिए आप 185 का एक बार टारगेट यहाँ पे ले सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म प्ले। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल 185 के टारगेट के लिए आप इसको एक बार ध्यान रख सकते हैं, और अभी 172 से 185 दूर नहीं है, लेकिन 200 तक के टारगेट भी सोनी आपको नोटिस करवा रही हैं। एक और शेयर है जिसको मैं आपको ज़रा और ध्यान में लेके आना चाहता हूँ, उसके बाद ज़रा वीकली से डेली कर देता हूँ चार्ट, वो है बर्जर पेंट। मैं रिपीट कर देता हूँ, जो रेन इंडस्ट्रीज़ है वो मेरी कन्विक्शन में थोड़ा हाई स्टॉक है, जो बर्जर पेंट है मेरी कन्विक्शन से थोड़ा लॉ स्टॉक है, यानी कि मैं एक राउंड अपने कॉन्फिडेंस को कम करके बैठा हूँ। थोड़ा चला भी हुआ है, बट ये आगे चल सकता है, इसलिए मैं इसके लिए अपने आप से ही बता देता हूँ, ये मेरी तरफ से बाइंग ऑन डिप्स का कैंडिडेट है। मैं इसमें 20-30 रुपये नीचे डिप देखूंगा तो मेरा कंफर्ट लेवल और ज़्यादा आ जाएगा।
इसलिए मैंने अपने आप को एक स्टेप डाउन कर रखा है, क्योंकि मेरे हिसाब से 20 रुपये मेरे रेट से चला हुआ है, जिस पे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। डेली चार्ट आपकी स्क्रीन पे लेके आता हूँ, आप इसको ज़रा नोटिस कीजिएगा। बढ़िया एक पैराबोलिक मूव इसके अंदर आ रहा है, लेकिन पैराबोलिक मूव यहाँ पे कंप्लीट भी हो रहा है अपने आप में, और एवरेजेस थोड़ी पीछे छूट गई हैं, आप देखेंगे। तो इसके अंदर बस मेरे को एक चीज़ की वेट करनी है, किसी तरह से एक हमको ये वाला ब्रेकआउट फाइनल हो जाए। मैं जो आपके सामने मार्क कर रहा हूँ, ये पॉइंट आप देखिएगा इसके अंदर, वो है करीब करीब 600 पॉइंट, 600 रुपये वाला, ठीक है। किसी तरह से ये एक ब्रेकआउट मूव हो जाए, उसके बाद ये एक नई जर्नी की तरफ बढ़ जाएगा। फिर इसके अंदर क्रूड बढ़े गिरे कुछ भी हो, कुछ नहीं होगा। सामने फेस्टिवल सीजन है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कंजम्पशन अपने चरम पे चली जाती है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें बर्जर पेंट के लिए धीरे धीरे हैं। बॉटम अच्छा बना हुआ है, इसलिए मैं शेयर को नोटिस करवाना चाहता हूँ। एक काम हम करते हैं, जरा अपने एक्सपर्ट से और पता कर लेते हैं। राहुल घोष होंगे हमारे साथ। राहुल सर, मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो है, क्या करें इस पर? और ठीक है, एक काम करते हैं, अंशुल जैन से पता कर लेते हैं। राहुल जी से अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अंशुल सर जरा चेक करना बर्जर पेंट, मैं हूं भी साथ, इसके साथ नहीं भी हूं, ऐसे समझ लीजिए आप। देखिए डिम्पी जी, इसके साथ रहना चाहिए, क्योंकि मंथली चार्ट पे ऑलमोस्ट अगर देखें तो 1 सवा साल का डबल बॉटम बना रहा है। तो जैसा आपने बताया कि बिल्कुल सही लेवल है, या तो 558 के आसपास मिले तो बाई ऑन डिप्स का कैंडिडेट है, या 605 रुपए मंथली पे डबल बॉटम की जो निकलाइन है वो निकले तो फिर ब्रेकआउट बाई है। तो करंट मार्केट प्राइस से अवॉइड रहेगा, लेकिन 558 के अराउंड मेरा इंटरेस्ट प्रीएम्प्टिव बाई में रहेगा। मोमेंटम प्लेयर्स के लिए 605 रुपए का लेवल है, 605 निकलते से इसमें बड़े अपसाइड बनेगी, लगभग 700-720 का टारगेट रहेगा। तो दोनों लेवल्स पे 50-50 बाई कर सकते हैं, बट आई एम इंक्लाइन टुवर्ड्स बाई ऑन डिप्स ज्यादा हूँ, क्योंकि क्रूड में मेरे को डाउनसाइड दिख रही है, और क्रूड इनका इनपुट कॉस्ट रहता है वो हमेशा क्रूड के फॉल के साथ कम होता है। तो जैसे जैसे क्रूड में और नरमी आएगी, पेंट स्टॉक्स में तेजी आएगी। वो दे दिया, क्योंकि इनकी रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, और अगर आप वो कह रहे हैं कि वो आपको थोड़ा वीक दिख रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बर्जर पेंट अच्छा चल सकता है। तो 2 शेयर आज हमने आपके सामने फिर से रखे। मैं फिर से बता देता हूँ एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर के साथ। इसको सिर्फ हम लेवल्स के हिसाब से चेक करते हैं, स्ट्रक्चर आपके सामने है, हम इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकते। आपको चार्ट भी दिखाते हैं, रीजनिंग भी दिखाते हैं, वैल्यू भी बताते हैं, और ये बात भी बोलते हैं कि अगर आप हमारी राय से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते तो मत रखिए, आप अपने एक्सपर्ट से ज़रूर उसके बारे में बातचीत कीजिए और उनसे समझ लीजिए कि 18 स्वदेश पे दिखाया गया है, बताया गया है, फ़ोटो खींच लीजिए। अगर कोई कमी होगी तो आपके एक्सपर्ट्स हमको बता देंगे, हम भी एक नॉच ऊपर हो जाएंगे अपने इंटेलिजेंस से। तो ये सारी चीज़ें हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अच्छे शेयर, छठे छठाए शेयर्स आपको मिल जाएं। ज़्यादा शेयर ना रखिए, जो भी रखें वो पक्के रखें, ताकि अच्छे से पैसे आए। बाजार को दोस्त बनाइए, ना कि दुश्मन। बैक टू स्टूडियो। ऑलराइट, तो आज के ये 2 ब्रेकआउट शेयर्स हैं जहां पे रखनी है नज़र, और इसमें से खास तौर से बर्जर पेंट्स की एक बार आपको ये भी हाईलाइट कर दें कि कल शो के दौरान आयुष मेहता ने भी इस पे कॉल दी थी। देखिए कल 2% का मूव था, पर अब डिम्पी आपको चार्ट्स के द्वारा बता रहे हैं कि कल के मूव के बाद अब किस तरीके से ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, इस पे आपको करना है फोकस, और अंशुल ने भी अपना टेक इस पे बताया। पर चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ और एक काउंटर्स पे चर्चा करेंगे, और आज यूपीएल का काउंटर भी खबरों के लिहाज से फोकस में है। इन्होंने अपनी एक सब्सिडरी जिसका इंडोनेशियन मार्केट में काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है, इसमें अपना स्टेक बढ़ाया है। हालांकि जो स्टेक है वो काफ़ी छोटे अमाउंट का है, पर स्टॉक में मोमेंटम ज़रूर है। राहुल, आपसे समझना चाहेंगे कि आप पसंद कर रहे हैं यूपीएल को मौजूदा स्तरों पे? ऑलराइट, राहुल अभी फ़िलहाल शायद उनसे हमारा संपर्क नहीं है फ़िलहाल, पर अंशुल एक बार क्विकली आप राय दे पाएंगे कि क्या लगता है यूपीएल के चार्ट्स, क्योंकि 580 के ऊपर निकलने की कोशिश ज़रूर कर रहा है, पर कितना कामयाब होगा, क्योंकि आप पूरे केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर स्पेस को थोड़ा ट्रैक कर रहे थे, एग्रो केमिकल स्पेस प्ले है ये, आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए सृष्टि जी, पूरे सेक्टर तेज है, और यूपीएल मल्टी मंथ ऑफ डाउन ट्रेंड और अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट हुई है। कप एंड पैटर्न की फॉर्मेशन से ब्रेकआउट दिया है। 151 दिन लगाए थे इसने पूरे पैटर्न को बनाने में, 3 दिन से इनसाइड बार पैटर्न की फॉर्मेशन है। तो जैसे 587 के ऊपर ये स्टॉक निकलेगा, इसमें अपसाइड डेवलप होना स्टार्ट होगी। पहला जो लास्ट स्विंग हाई है 612, ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, तो शॉर्ट टर्म टारगेट 612 लेना चाहिए। बट ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 655 रुपए स्टॉक जाता हुआ दिख रहा है। तो 612 और 655 ये 2 टारगेट्स के साथ करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कर सकते हैं।
612 और 655 मौजूदा स्तरों से जो है आप लॉन्ग कर सकते हैं और इन लेवल्स पर भी आप रखिए नज़र। पर कुछ एक ऑटो काउंटर्स भी जो है अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं। सोनी के रेडार पे मारुति सुजुकी था, कल देखिए एजीएम थी और उसके बाद ही इंट्राडे अपने आप को होल्ड करने में कायम था। एक और स्टॉक जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है अंशुल, वो है अशोक लेलैंड, क्योंकि कई दिनों के कंसोलिडेशन के बाद और अटेम्प्ट के बाद वो 660 के जो लेवल्स हैं उनको क्रॉस करने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। पर अंशुल, क्या ये कामयाब होगा, ये बड़ा सवाल है। इस पे आपकी राय चाहिए कि चार्ट्स क्या बता रहे हैं। अशोक लीलैंड में हम ऑलरेडी काफी बुलिश है। इसमें 62 मंथ्स का बेस जब ब्रेकआउट आया था 144 ऑड लेवल से, तब हम टारगेट डिस्कस करते आ रहे थे 300 रुपए का। तो नियर अबाउट उस टारगेट के आसपास आ रहा है। डेली चार्ट पे वापस से कप एंड हैंडल पैटर्न का या फ्लैगिश पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस पे ले सकते हैं। कल की ब्रेकआउट कैंडल को फॉलो थ्रू मूव मिलना चाहिए। कल का लो 258 रुपीज 60 पैसे था, उसमें 60 पैसे का बफर दीजिए, 258 का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में 269 272 इमीडिएट टारगेट रहेगा और प्रोबेबली 1 से 1.5 हफ्ते होल्ड करते हैं तो 300 रुपए तक के टारगेट मिल जाएंगे। वहां जाके स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस है और लॉन्ग टर्म पैटर्न का टारगेट भी है। तो 300 रुपए के आसपास से इसमें बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। 300 रुपए के आसपास जो है एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, पर फिलहाल जो है वो चार्ट सेटअप काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो इस पर भी आप रखिए नज़र। पर आज जैसा कि अभिषेक भी बता रहे थे कि कई सारे रिटेल और रेस्टोरेंट काउंटर्स जो हैं वो फोकस में हैं, क्योंकि बर्नस्टन की काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इनको पसंद आ रहा है डीमार्ट और ट्रेंड का शेयर। एक बार विवेक आपसे इस पे राय लेना चाहेंगे, क्योंकि देखिए डीमार्ट के लिए जितने भी क्विक कॉमर्स का बिल्डअप होते हुए देख रहे हैं हम, ऐसे में हमेशा ये कंसर्न ज़रूर है कि इसका बिजनेस मॉडल कितना सस्टेन होगा। हालांकि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, फिर से फुटफॉल्स जो हैं वो वापस देख रहे हैं। आपकी क्या राय है डीमार्ट के काउंटर पे, आप क्या नज़रिया रखते हैं यहाँ पे? गुड मॉर्निंग विवेक, आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग सृष्टि और सबको गुड मॉर्निंग। देखिए डीमार्ट एक ऐसा मतलब शेयर है जहाँ पे लोगों को हर समय लगता है कि वैल्यूएशन वाइज बहुत महंगा है, लेकिन ये स्टॉक फिर भी आगे चल के आपको परफॉर्मेंस करते हुए दिखाता है। तो आप अगर कंपेयर करो रिटेल, जितनी भी रिटेल चेन्स है और स्टोर्स है, उन कंपनीज को अगर कंपेयर करो तो जो पर स्क्वायर फीट रेवेन्यू जो बोलते हैं ये हाईएस्ट इन डीमार्ट है। अब मैं सुबह सुबह अचानक आके ज्वाइन किया, मुझे नंबर्स याद नहीं है, लेकिन ये पक्का है कि सबसे ज्यादा इनका पर स्क्वायर फीट रेवेन्यू है। तो इसके कारण आपको दिखता है कि कंपनी हमेशा अच्छी करती आई है। अब जो रिटेल आगे चल के क्या होना है, जो स्मॉल स्टोर्स होते थे या फिर छोटे छोटे दुकानें होते थे, वहां से आपको या लार्ज स्टोर फॉर्मेट में ही लोग शिफ्ट होते हुए दिखेंगे। आज के दिन अगर मुझे समझ लो कि दूध लेने जाना है और माचिस लेने जानी है या फिर साबुन लेने जाना है, मैं अलग अलग दुकान में नहीं जाना चाहूंगा। मैं जाना चाहूंगा एक फॉर्मेट स्टोर जहाँ पे अंडर वन रूफ मुझे सब कुछ मिले। तो ये एक ट्रेंड है, और जितनी इंडिया की पॉपुलेशन है, मुझे लगता है कि जितने भी रिटेल स्पेस में शेयर्स है, कंपनीज लिस्टेड है, वो अच्छा ही आपको करती हुई दिखेगी। हाँ, कुछ शेयर्स हमेशा वैल्यूएशन कमांड करेंगे, हाई भी वैल्यूएशन रहेंगे, जैसे डीमार्ट है, क्योंकि जो रेवेन्यू है वो इधर जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि स्पेस बहुत अच्छा है। ठीक है, डीमार्ट को लेकर स्ट्रीट भी बुलिश है, एक्सपर्ट्स के भी पॉजिटिव ओपिनियन ही है। और हो भी क्यों ना, स्टोर काउंट लगातार बढ़ा रहे हैं, करीब 450 स्टोर हो गए हैं। और कल सीएलएसए की भी रिपोर्ट आई थी डीमार्ट पर, और उन्होंने उनके हिसाब से यहाँ से भी 15% अपसाइड की उम्मीद जता रहे थे एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी कि डीमार्ट के शेयर में। आज डॉट 5,000 रुपये का भाव स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल। ध्वनि, बहुत शुक्रिया आपका, गुड मॉर्निंग। बताइए आपके शेयर आज कौन से होंगे ट्रेड करने के लिए? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। अभी फिलहाल के लिए मेरे पास एक ही पिक है जहां पे महिंद्रा एंड महिंद्रा का काउंटर है जो फोकस में बन रहा है। इनफैक्ट कल एंड ऑफ द सेशन में यहाँ पे लास्ट 30 मिनट्स में बाइंग देखने को मिली थी। आज की सेशन में अगर स्टॉक यहाँ पे 2800 के भाव के ऊपर खुल रहा है तो इसके अंदर बाय करके चल सकते हैं। ऊपर की तरफ जो टारगेट इसका रहेगा तो 2865 का रहेगा और 2765 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चलना है। अभी फिलहाल के लिए एक ही पिक रहेगी। ओपनिंग के प्रिंट्स देखने के बाद और स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। बढ़िया है, एक ही शेयर है, जहां कन्विक्शन है वही शेयर बताना चाहिए। और एमएनएम आज पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत भी दे रहा है, आपको ट्रेड करने की सलाह ध्वनि दे रही है इसको।
2765, यानी कि यहाँ से करीब करीब 30 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप एमएनएम में ट्रेडिंग की पोजीशन आप ले सकते हैं आज के सत्र के लिए। ये है ध्वनि की राय। लेकिन अब ये 9 शेयर आपको हम बताएंगे, 9 के नौरत्न वाले, जहां पर आज एक्शन जरूर दिखेगा। उसमें खबरें हैं, उसमें रिपोर्ट्स हैं, तमाम चीजें उसमें होती हैं। पूरा का पूरा कैप्सूल आपके लिए लेकर आते हैं शरद दुबे, हमारे सहयोगी। शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद बताइए आज कहाँ फोकस रहेगा? जी बिल्कुल अभिषेक, सबसे पहले LTTS फोकस में रहेगा। एनालिस्ट डे हुआ था, पॉजिटिव आउटलुक देखने मिला था। यहाँ पे देखें तो मीडियम टर्म बेसिस पे 18 से लेके 20% का रेवेन्यू CAGR का अनुमान है। और यहाँ पे बात करें तो जो एबिट मार्जिन होती है, कामकाजी मुनाफे, यहाँ पे लगभग 16% का टारगेट दे रहे हैं। डील पाइपलाइन वो इम्पॉर्टेंट है, कमेंट्री आ रही है मैनेजमेंट की, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स बढ़ चुकी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और सिक्वेंशियली भी देखें तो एक अच्छी मूवमेंट आ रही है। PNC इंफ्राटेक के बारे में बात करें तो L1 बिडर जो है कंपनी घोषित की गई है। जो प्रोजेक्ट बिड कॉस्ट है वो लगभग 380 करोड़ रुपए का है। NBCC हमारा तीसरा स्टॉक रहेगा, बोनस इशू पर विचार करने वाली है। अगस्त 31 को ये बोर्ड मीटिंग होने वाला है। विप्रो ने जो है डेल टेक्नोलॉजीज के साथ एक इम्पॉर्टेंट करार किया है, AI को लेके जो है इनमें जो है बात होगी। फोर्टिस हेल्थकेयर की बात करें तो 30 अगस्त को एक इम्पॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग है जहाँ पे कंपनी फंड रेज कंसिडर करेगी। SBI कार्ड्स और SBI दोनों ही फोकस में रहेगा। यहाँ पे दिनेश खरा जो चेयरमैन है बोर्ड के, वो जो है अपनी अब इस्तीफा दे रहे हैं, रेजिग्नेशन इम्पैक्ट आएगा। एंड ऑफकोर्स जो हमारा 7वां स्टॉक है वो रहेगा इंडसइंड बैंक। यहाँ पे CLSA की रिपोर्ट आई है, यहाँ पे उन्होंने मेंटेन आउट परफॉर्म रेटिंग रखा है। जो टारगेट प्राइस है 1800 रुपीज़ पर शेयर का रखा है। और वो कह रहे हैं कि पोटेंशियल जो है री रेटिंग देखने मिल सकती है। और लगभग 20 से लेकर 40% तक डिस्काउंट में ट्रेड कर रही है अपने पीएस के साथ। एक राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो के लिए बैंक अच्छी परफॉर्म कर सकती है। इंडिगो हमारा 8वां स्टॉक रहेगा। एक्सिस कैपिटल की डाउनग्रेड आई है और अपसाइड जो पोटेंशियल है वो लिमिटेड है। टारगेट प्राइस हालांकि थोड़ी बड़ी है 5100 रुपीज़ पे, और थोड़ी सी इशू सप्लाई साइड में ज़रूर है। हमारा आखिरी स्टॉक हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज, इस पे फोकस करें तो यहाँ पे जाइडस लाइफ को लीजिएगा। इस यहाँ पे जेफरीज की रिपोर्ट आई है, अपग्रेड कर दिया है इस कंपनी को, बाई रेटिंग पे लक्ष्य बढ़ा दिया है 1450 रुपये, 1210 पहले था। एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड रेशियो का जो है ये नॉन कंसेंसस स्टोरी है। और रिसेंटली थोड़ी करेक्शन भी स्टॉक में आई थी, तो ब्रोकरेज का मानना है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने मिल सकती है। और कंपनी को US FDA अप्रूवल भी आया है एक ड्रग का जो पार्किंसंस डिजीज़ को ट्रीट करती है। तो बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स जाइडस लाइफ के लिए देखने मिल रहे हैं आज। तो 9 की 9 खबरें हैं। जाइडस लाइफ साइंसेज पे सुबह से चर्चा हो रही है। जाइडस लाइफ साइंसेज आज हमने ब्रोकरेज में भी देखा, अभी आप खबर भी बता रहे हैं, और साथ ही साथ इस शेयर का इम्पैक्ट आज मार्केट खुलने के बाद देखेंगे। फिलहाल अगर आप देखना चाहें तो आज निफ्टी फिर से फ्रीज हुआ है 13 पॉइंट ऊपर 25,030 पे। तो बहुत ज़्यादा एग्रेशन नहीं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन नहीं मार्केट के अंदर। पूरी तरह से एक सिस्टमेटिक वे से मार्केट अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दिखाता हूँ, 9 रुपये ऊपर खुल रहा है, 3010 पे है ये 9 रुपये ऊपर की बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि 3000 को प्रोटेक्ट करने के काम आ रही है। अगर ये मान लीजिए 9 रुपये ऊपर नहीं खुल रहा होता तो डॉट 3000 पे खुलता है ये, और इसके नीचे जाने पर एक राउंड की और ये मंदी क्रिएट करता है, यानी कि प्रेशर बनाता मार्केट में लेवल के हिसाब से। हाँ, कोई खबर वबर नहीं है। दूसरा पॉइंट, अगर आप बैंक निफ्टी को चेक करेंगे करीब 70 पॉइंट के नुकसान के साथ ही खुल रहा है। कहने का मेरे मतलब ये है कि बैंक निफ्टी पूरी तरह से एक रेंज के अंदर है, इसको एक और स्टार्ट और एक और इग्निशन चाहिए। आज इसकी डेरिवेटिव एक्सपायरी है, हो सकता है फर्स्ट हाफ में ये थोड़ा सुस्त रहे, बीच बीच में आपको मैंने आज सुबह भी नोटिस कराया था छोटे छोटे झटके ज़रूर आएंगे, ध्यान रखिएगा। फिलहाल लेवल सुबह ही मैंने आपको बताया 24,800 सपोर्ट निफ्टी का, बैंक निफ्टी का 50,800 सपोर्ट है, 51,000 भी सपोर्ट है। स्पीड से 2 मिनट रह गए हैं, आज मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। मैं स्टॉक फटाफट से शुरू कर देता हूँ। स्टॉक एक्सप्रेस जल्दी से दिखाइएगा, और अंशुल जैन आप ही ज़रा जल्दी जल्दी बताते जाइएगा जो मैं आपसे शेयर पूछता जाऊँ। सर खुलते ही ज़रा बताइएगा, अंबुजा सीमेंट प्लस करना है? डिम्पी जी, अंबुजा सीमेंट में पैटर्न की फॉर्मेशन है, थोड़ा सा बेरिश है, तो मैं अवॉइड करूंगा ओपनिंग में लॉन्ग की। बल्कि अगर 621 टूटता है तो एक 10-12 रुपए के लिए मैं शॉर्ट ट्राई कर सकता हूँ, बट अवॉइड रहेगा लॉन्ग साइड में। ठीक है, खुलते ही आप शेयर प्लस करेंगे। NMDC NMDC प्लस किया जा सकता है, यहाँ पे अपसाइड बन रहा है 50 डे मूविंग एवरेज 235 और स्विंग लो 241 पे, दोनों को टारगेट लेते हुए NMDC प्लस कर सकते हैं।
VIP प्लस करोगे खुलते, स्टॉप लॉस टारगेट भी बताते जाना सर। VIP प्लस करोगे, स्टॉप लॉस टारगेट भी देना अगर हाँ तो। वीआईपी मेरी तरफ से अवॉइड की सलाह रहेगी। ब्रेकआउट पे जरूर 470 के ऊपर निकलता है तो ब्रेकआउट पे लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ब्रेकआउट के बाद 458 का बनेगा और टारगेट 490 का बनेगा। ठीक है, एक शेयर आप चेक करो। और जी एंटरटेनमेंट खुलते प्लस करोगे, स्टॉप लॉस टारगेट भी देना अगर है तो। देखिए जी मैं अवॉइड करके चलूंगा। जब भी एक खराब न्यूज आती है, बड़ी तेजी से स्टॉक नीचे आता है, तो जनरली मैं जी को अवॉइड करके चलता हूँ। एक वोखार्ड खुलते प्लस करोगे, स्टॉप लॉस टारगेट वोखार्ड का। देखिए वोखार्ड फार्म में स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हैं। सभी के पोर्टफोलियो में हो सकता है। इसमें 1005 पे ब्रेकआउट आया है तो अभी टारगेट 1150 तक का है। अपडेटेड स्टॉप लॉस 1020 का रहेगा, टारगेट 1150 का रहेगा। खुलते ही लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, अभी 30 सेकंड ही रह गए हैं। मैं अभी तो आप उसको नोटिस कीजिएगा। फिलहाल 13 पॉइंट की बढ़त के साथ आप निफ्टी को देख पा रहे हैं, बैंक निफ्टी। अब अगर आप मेरे से पूछेंगे खुलते प्लस करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। और मेरे को तो आज सेकंड हाफ तक चेक करना पड़ेगा कि बाज़ार में कुछ ब्रेकआउट्स वगैरह आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ये सुस्त मार्केट है, डल मार्केट रहने जा रहा है, तो फिर इसमें आप ट्रेड क्यों करना चाहेंगे। कल भी अगर आप देखें 7 पॉइंट के लिए आप उतरोगे क्या, और एक्चुअली में फ्यूचर्स में तो वो भी नहीं थे। तो थोड़ा इंडाइसिस को शांत अवस्था में भी रहने देते, देखते हैं क्या होता है। स्टॉक स्पेसिफिक थेमेटिक शेयर ज़रूर चुनना, वो आपको बिल्कुल अच्छा ट्रेड देंगे। 1350 शेयरों के साथ आज एडवांस डिक्लाइन की अच्छी ओपनिंग के साथ आपको दिख रही है। इसका मतलब मिड कैप का इंडाइसिस टिपिकली ऊपर होंगे। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं है तो एडवांस डिक्लाइन फिर वहीं से तो ठीक होगा। जब निफ्टी बैंक निफ्टी ठीक नहीं, तो फिर ठीक क्या है, तो फिर ठीक वही है, मिड कैप है। ठीक स्मॉल कैप होगा। ये मिड कैप आपको दिख रहे होंगे 133 पॉइंट ऊपर है। अब आपको 25,000 मेंटेन करना है। ये आज फर्स्ट हाफ का चैलेंज है निफ्टी के लिए। सेकंड हाफ का चैलेंज है 25,200 तक लेके जाना। बैंक निफ्टी के लेवल्स बता देता हूँ। बैंक निफ्टी चल रहा है 51,200 के आसपास। फर्स्ट हाफ का चैलेंज है 51,000 को मेंटेन रखना। सेकंड हाफ का चैलेंज है 51,200 से ऊपर 500 तक लेके जाना। ये मैंने आपके लिए लेवल्स और सेशन के हिसाब से भी क्लियर कर दिया। अब आ जाते हैं टॉप गेनर्स पर। अच्छा, टॉप गेनर्स दिखाऊँ उससे पहले जरा 5 शेयर आप स्क्रीन पर दिखाना। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HDFC बैंक, TCS, इन्फोसिस, HUL, L&T, तो ये 5-6 शेयर्स हैं। आप इन शेयर्स को नोटिस कर लीजिए। आपको बाज़ार की रिदम और उसकी पावर या उसके अंदर कितनी डेप्थ है वो थोड़ी चेक हो जाएगी। रिलायंस मेरे को थोड़ा ठीक दिख रहा है। इसके अलावा ज़्यादातर शेयर सुस्त हैं, ना तो बड़े हैं ना ही वो गिरे हुए शेयर्स हैं ज़्यादा, तो सुस्त अवस्था में है। तो मेरे को लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन हो होगा। और आज IT के दोनों शेयर्स थोड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खासकर इन्फोसिस। तो ये टिल्ट टुवार्ड्स थोड़ा निफ्टी होगा, इसको ज़रूर आप नोटिस कीजिएगा। रिलायंस भी है, वो भी निफ्टी को ही हेल्प ज़्यादा करेगा। जी एंटरटेनमेंट, जिसके बारे में कल भी आपको जिक्र करा था, आज 2.5% और पैसे जोड़ लिए इसने। अभी 155 रुपये का हो गया। ऑल दो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स इसको थोड़ा पक्का होकर देखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मेरे को लग रहा है इसने अपना बेस फॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया है। कोई बड़ी बात नहीं, 171 तक ये धीरे धीरे करके चल के आपको आ जाए और आपको पता भी ना चले। नोटिस ज़रूर कीजिएगा, ठीक है जी। अब आ जाते हैं जरा मैं टॉप गेनर निफ्टी के आपको और बता देता हूँ। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। विप्रो दिखाइए स्क्रीन पर, 0.5% ऊपर है। टाटा मोटर्स 0.5%, बजाज फिनसर्व 0.5%, कोल इंडिया 0.5% और इंडसन बैंक भी 0.5%। तो जिनके भी मैंने बातचीत की, इन सब में 1% से कम की बढ़त है। जिन शेयर्स को मैं बोल रहा था अभी आपके सामने, जो शेयर कमज़ोर हैं उसमें एक एशियन पेंट्स है, करीब 0.5% नीचे है। डिविस लैब 0.5% नीचे है। कोटक बैंक 0.5% नीचे है। और इसी तरह से एक्सेस भी आपको 0.5% नीचे दिखेगा। कहने का मेरे मतलब ये है कि जो मैं शेयर्स आपको बता रहा हूँ उनमें किसी में भी 1% से ज़्यादा की बढ़त नहीं है निफ्टी के टॉप कंटेंडर्स में से, और 1% ज़्यादा का फॉल नहीं है। तो फिर बाज़ार को इस रेंज से बाहर कौन निकालेंगे? फिर बड़े शेयर आएंगे। बड़े शेयर मैंने आपके लिए चेक करवा दिए, उसमें भी अभी तक तो स्ट्रॉन्ग पावर एग्रेशन नहीं दिख रहा। तो फिर क्या होगा? तो फिर कंसोलिडेशन होगा। जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो अभी भी 15 ही पॉइंट है। ये लर्निंग का, लेसन्स का है। या आप बहुत, हमने भी बहुत समय निकाला है इन चीज़ों तक समझने और जानने में। खैर एनी हाउ, अब आगे बढ़ जाते हैं। कुछ और शेयर मैं आपको नोटिस कराता हूँ। बढ़ने में BSE ऊपर है आज। NSE BSE आपको IPO वाला कनेक्शन जोड़ना चाहे भले जोड़ सकते हैं, हालांकि मेरे को उसमें ज़्यादा कुछ ऐसी कैलकुलेशंस दिख नहीं रही हैं। जी ऑलरेडी मैं आपको नोटिस करा चुका हूँ। LTI माइंड ट्री और LTTS, ये दोनों शेयर हैं
जो आपको चलते हुए दिख रहे हैं। आईटी डिवीजन है एल&टी की और जायडस लाइफ साइंसेज, इसके बारे में सब लोग जिक्र कर रहे थे, खुला गैप के साथ, लेकिन अभी करीब 2% अभी भी आपको ऊपर दिखेगा। टाटा एलेक्सी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई है, टाटा टेक स्लाइटली नीचे है, पीरामिल स्लाइटली नीचे है, करीब 1% नीचे ये शेयर आपको दिखेंगे। साल का हाई बनाने वाला शेयर सोनी की आज की रिकमेंडेशन ICICI प्रूडेंशियल है और ल्यूपिन भी है, वो भी आज 0.5% ऊपर आकर चल रहा है, जो हमारे एक और मेहमान ने हमको दी थी। सन फार्मा भी आज 1/4% थोड़ा ऊपर आके चलता हुआ आपको दिखेगा। हीट मैप लेके आइए जरा जल्दी से स्क्रीन पर। बाजार अभी ऐसे ही करेगा, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। आपको शॉर्ट करने से बचना है। शॉर्ट करने के लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 50,800 के नीचे बैंक निफ्टी और 24,800 के नीचे जब निफ्टी जाए तभी शॉर्ट्स खोलना, नहीं तो इस डिप का इस्तेमाल करो या तो चुप करके बैठ जाओ जैसे आपको ठीक लगे। और अपने वित्तीय सलाहकारों से भी हेल्प लो, बोलो उनसे कि 8900 देश वाले तो ये बोल रहे हैं, फोटो खींचो लिखवाओ, हमारे को भी तो पता लगे ना हम कितने समझ रहे हैं, हम कितना डाटा को एनालिसिस कर रहे हैं, कोई गलती होगी तो ठीक करवाएंगे हम भी अपने आप को। ठीक, तो निफ्टी का हीट मैप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ज़्यादातर आपको दिखेगा आईटी के स्टॉक्स, इसलिए मैं आईटी का भी हीट मैप आपकी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा एवरेज आउट हो जाए कि अच्छा आईटी के अंदर चल कौन कौन से शेयर रहे हैं। विप्रो चल रहा है, कफोर्स चल रहा है, परसिस्टेंट चल रहा है, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एम्फेसिस, एचसीएल टेक को छोड़कर ज़्यादातर शेयर इस समय ठीक है। और इसमें अभी टीसीएस आपको नहीं दिख रहा, उसकी वजह है क्योंकि उसके अंदर कोई ज़्यादा बड़ा मूव नहीं है, वो 0-0 कर रहा होगा, इसलिए इसका पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। निफ्टी बैंक अगर आप देखेंगे तो इसका हीट मैप है, बैंकिंग के अंदर ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है। बंधन, फेडरल, ICICI, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सेस जैसे शेयर्स अभी तो हरे निशान में आने के लिए ही तरस रहे हैं। इंडसन SBI में जो बढ़त है और HDFC में जो बढ़त है वो बेहद 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 कम है। फार्मास्यूटिकल्स ठीक है, जब तक आप रेंज से बाहर नहीं जाते। फार्मा और FMCG दोनों का हाथ पकड़ के रखिएगा, ये दोनों आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। ये फार्मा इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर, जायडस लाइफ साइंसेज सबसे ऊपर, डिविस लैब 0.5% कमज़ोर है। अब दूसरा FMCG आ गया है, FMCG की भी 3 लेयर में से 2 लेयर हरे निशान की हैं और सबसे ऊपर यूनाइटेड स्पिरिट्स रेडी को दिखेगा। हमने आपको 3-4 दिन पहले भी नोटिस कराया था, यूनाइटेड स्पिरिट्स, UBL, रेडिको, ये सब के सब नए ब्रेकआउट्स पे जा रहे हैं। रीजनिंग आप कुछ भी ढूंढे इसके अंदर, हमने तो बहुत सारे रीजंस आपके सामने ऑलरेडी भी शेयर किए हुए हैं। मैरिको एक कमज़ोर काउंटर है जो आज 0.5% हल्का सा कमज़ोर है। ऑटो का इंडाइसिस आपकी स्क्रीन पर आएगा, उसको भी जरा देख लीजिएगा। ओवरऑल मार्केट्स में ऑटो की इस समय क्रिटिकल रोल पे चल रहा है और आपको दिखा रहा है उसमें M&M 1% ऊपर है। इसमें कुछ एंसिलरीज भी हैं तो वो भी आप नोटिस करेंगे, जैसे BKT, बॉश वगैरह ये आज ऊपर है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स भी करीब 1/4% ऊपर है। भारत फोर्ज, हीरो मोटोकॉर्प शामिल, ये तीनों शेयरों के अंदर शुरुआत अभी दबाव देखने को मिल रहा है। तो ये आपके लिए है मिड कैप और स्मॉल कैप। लास्ट में जल्दी से दिखा दीजिए, फिर मेरे सहयोगी आपको बता देंगे इन दोनों सेगमेंट्स में कौन से शेयर ज़्यादा एक्टिव हैं और साथ ही साथ फिर आगे के ट्रेड कौन से बनते हैं। मिड कैप का और साथ ही स्मॉल कैप का फायर हो जाएगा। आप फिर से स्क्रीन चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा निफ्टी में 15-16 पॉइंट की ही बढ़त है और बैंक निफ्टी में 70 पॉइंट की गिरावट है। फर्स्ट हाफ में सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन होगा, देखते हैं क्या होगा। हमारे हिसाब से कोई मेजर ब्रेकआउट, कोई मेजर ब्रेकडाउन कम से कम फर्स्ट हाफ में तो नहीं आएगा। डाटा 10 बजे के बाद बनना और शुरू होगा, फिर का फिर देखेंगे। फिलहाल के लिए थोड़ा शांति रखेंगे तो ज़्यादा ठीक है। बाजार भी शांत है और निफ्टी में 20 अंकों की हल्की सी तेजी दिख रहे हैं और निफ्टी बैंक की बात करें 50 अंकों की हल्की सी कमजोरी इस वक्त है। हालांकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो ठीक है। अगर आप मिड कैप इंडेक्स को देखेंगे तो मिड कैप इंडेक्स ने आज नया रिकॉर्ड बनाया है। कुछ शेयरों को जरा चेक कर लेते हैं और GMM फॉडलर, जिसके की हमने आपको ब्लॉक डील की खबर बताई थी कि 8% की इक्विटी एक्सचेंज हुई है। GMM फॉडलर का शेयर है करीब 7-8% ऊपर कारोबार फिलहाल कर रहा है। NBCC खुला है करीब 6-7% ऊपर और उसकी वजह यह है कि NBCC का बोर्ड बोनस इशू पर विचार करेगा, यह खबर आ रही है। BSE लिमिटेड NSE के IPO के बाद शायद हो सकता है कि एक री रेटिंग हो यहां से एक्सचेंज वाले शेयरों की, उस उम्मीद हम देख रहे हैं कि BSE का शेयर अच्छी तेजी के साथ कारोबार कर रहा है और नोटिस करने वाला है इसका भाव फिर से 2800 रुपए के आसपास BSE पहुंच गया। आपने ये देखा होगा कि बहुत पुरानी बात नहीं है, जब ये 2200-2300 रुपए के रेंज में आ गया था, वहां से स्मार्ट रिवर्सल है BSE के शेयर में। इसके अलावा आइनॉक्स विंड एक शेयर चेक कीजिए, ये चल रहा है। मेट्रो ब्रांड्स में आज हम तेजी देख रहे हैं। PNC इंफ्राटेक, ओलेक्ट्रा, ग्रीन टेक, ये कुछ और शेयर हैं जहां पर हम 2 से 3% के आसपास के मूव इन शेयरों में देख रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जो वायदा वाले शेयर हैं वहां पर बहुत ज़्यादा मूव नहीं है। हाँ, जो IT वाले शेयर हैं वहां पर आपको तेज़ी ज़रूर दिखेगी, जैसे कि L&T टेक आपको 2-3% ऊपर दिखेगा। मदरसन सुमी में छोटे छोटे गेंस आ रहे हैं, 1-1.5% ऊपर आपको ये शेयर कारोबार करता हुआ दिखेगा। तो सेलेक्टिव मूव्स हैं, मतलब बड़े मूव्स अगर आप देखेंगे तो वो सिलेक्टिव है बाजार में और वो दिखा रहा है कि बाजार की इस वक्त की स्थिति क्या है।
बाजार में किस तरह से पोजीशनिंग हो रही है। 25,000 के आसपास का है निफ्टी और निफ्टी बैंक है 51,200 के आसपास कोशिश कर रहा है वहां पर स्टेबल होने की। लेकिन चलिए अब 9:23 हो गए, फटाफट अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और उनसे ये समझेंगे कि आज के सत्र के लिए कहां पर ट्रेड लेने के लिए बेहतर मौके बन रहे हैं। तो चलिए हमारे एक्सपर्ट से उनके ओपनिंग ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। हमारे साथ अंशुल और साथ ही रजत बोस भी मौजूद हैं। रजत जी, आपका स्वागत करना चाहेंगे। सबसे पहले तो एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि जब आप लास्ट टाइम हमारे साथ थे तो आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे अपनी बाय रिकमेंडेशन दी थी और मुझे याद है इंट्राडे ही उसने काफ़ी अच्छा मूव दिखाया था। तो रजत जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तो बात हो गई, पर आज के लिए कौन से स्टॉक्स आपके फोकस लिस्ट में है ओपनिंग के बाद, वो बताइए। देखिए, आज के दिन जो मैंने चुना है वो है लुपिन। लुपिन मुझको बहुत अच्छा लगता है। ये लगता है कि जो ब्रेकआउट दिया है वो ब्रेकआउट के पहले आप देखिएगा करीब करीब 8-9 ट्रेडिंग सेशंस में इसमें साइडवेज मूवमेंट था और एक क्रिटिकल फिबोनाची लेवल क्रॉस करके अभी ऊपर की तरफ भाग रहा है। तो ये 2199, 2247 और 2325 ये आपका टारगेट रहेगा और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो है 2098। इसके नीचे जाए तो आप उसमें तभी जाके स्टॉप आउट करिए, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना इसमें तो पोटेंशियल काफी ज्यादा है। वो हो सकता है कि 2325 भी पार करके चला जाए, बट ये इंट्राडे ट्रेड तो नहीं है, आप समझ ही रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म ट्रेड है। बार्जर पेंट्स अच्छा लगता है। बार्जर पेंट्स अभी देखिए, बार्जर पेंट्स में अभी जो राइज होगा ये एक छोटी सी राइज होगा जिसमें कि 597, 603 और 619 का टारगेट मैंने रखा है। उसके बाद में हो सकता है कि बार्जर पेंट्स थोड़ा नीचे आएगा, उसके बाद बार्जर पेंट्स में एक जबरदस्त तेजी की संभावना है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज जो है वो दोनों ही ऊपर की तरफ जा रहा है और 50 डे 200 डे मूविंग एवरेज को नीचे से काट रहा है। इसको हम लोग गोल्डन क्रॉस बोलते हैं। ये बहुत अच्छी बुलिश मूवमेंट होता है इसके लिए। तो बार्जर इधर आप मीडियम टर्म के लीजिए और शॉर्ट टर्म के लिए लीजिए, अच्छा रहेगा। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 570 के नीचे क्लोजिंग प्राइस बेसिस पे। ये दोनों की जिक्र अभी कर रहा हूं मैं। और देखिए, आप लोग धन्यवाद दे रहे हैं, बहुत अच्छा है। बट आई टेक, मेरा 33 साल का तजुर्बा ये कहते हैं कि अच्छा है, चल गया है, बट my takes are not 100% correct, so I take it in my sleeves. जी, आपकी कॉल्स अच्छी जाएं, एक्नॉलेज करना हमारा काम है और मैं तो मानती हूँ कि इन दिस मार्केट एवरीबडी हैज़ द राइट टू गो रॉन्ग। तो ये आपका बड़प्पन है कि आप अपना डिस्क्लेमर और अपने तजुर्बे के साथ हमें बता भी रहे हैं कि पूरी तरीके से किस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड है। पर रजत जी, वो एट दी एंड हिट रेशियो पे ही आता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो 2 काउंटर्स हैं आज रजत जी के रेडार पे। बर्जर पेंट्स, देखिए डिम्पी भी इसको ब्रेकआउट स्टॉक में हाईलाइट कर रहे थे। आज हालांकि ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग हुई है, पर यहाँ पर डिम्पी ने भी ब्रेकआउट हाईलाइट किया और साथ ही रजत जी भी बता रहे हैं कि यहाँ पे 597 के आप टारगेट्स रखिए, उसके बाद 603 के टारगेट्स ध्यान में रखिए, 570 का स्टॉप लॉस लगाना है। और साथ ही लुपिन पर भी एक बाय रिकमेंडेशन आ रही है। अंशुल ने भी आज बाजार खुलने से पहले इस पे अपना व्यू शेयर किया था। पर ध्वनि, अब आपके पास आना चाहेंगे। आपकी कॉल और आपकी नज़र M&M पे थी, सिर्फ एक ही कॉल आपने दी और आप देखिए खुलने के बाद इसने मौके भी दिए और अभी 1-1.5% की तेज़ी है। तो ये अच्छी कॉल रही आपकी। खुलने के बाद ध्वनि, आपका व्यू कहाँ पर है? यहाँ पे दूसरा पिक जो मुझे पसंद में आ रहा है वो है पीएफसी का काउंटर। अगर आप पीएफसी के काउंटर को डेली चार्ट्स पे देखते हैं तो बोल्ड कैंडल फॉर्मेशन कल की सेशन में हमें इसके अंदर देखने को मिली है। आज की सेशन में यहाँ पे फॉलो अप मूव जो है वो कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। आप करंट लेवल से इसको बाय कर सकते हैं। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस का खास ध्यान रखें। नीचे जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना रहेगा तो आप 532
के लेवल के पास इसका स्टॉप लॉस लगा के रखे। ऊपर की तरफ इसका जो टारगेट बनता है तो पोजिशनली कॉल रहेगा, इसके अंदर 565 तक का एक फर्स्ट टारगेट बनता है, और जो स्पाइक मूवमेंट इसके अंदर मिलेगा तो 575 तक के लिए भी इसको एक्सटेंड करा जा सकता है। स्टॉक यहाँ पे फ्यूचर्स में भी है, तो सितंबर की एक्सपायरी के लिए भी इन्हीं लेवल्स को ध्यान में रख के इसको ट्रेड करा जा सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप रखिए नज़र। पीएफसी हम सुबह भी हाईलाइट कर रहे थे कि जितने पावर फाइनेंसर्स हैं उनमें एक अच्छा मूव है। सोनी का नज़रिया आरईसी पे था, पर यहाँ पे देखिए पीएफसी पे कॉल आती हुई 565 के यहाँ पे आपको टारगेट्स लगाने हैं। अंशुल, अब आपसे समझना चाहेंगे ओपनिंग के बाद, बताइए कोई अपडेट है तो वो भी दीजिए, और साथ ही आपके कोई ओपनिंग ट्रेड्स कहाँ पर हैं? देखिए सृष्टि जी, दो अपडेट रहेंगे। परसों के सेशन में नेशनल एल्यूमिनियम बाय दिया था, वहाँ टारगेट हो गया है। सुबह चंबल फर्टिलाइजर हमने डिस्कस किया था, 525 का टारगेट था, 524.50 का हाई बना है, वहां भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ओपनिंग के लिए दो ट्रेड रहेंगी। पहला है कोफोर्ज, ओपन लो के साथ चला है, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है तो 6130 पे बाई करना चाहिए। आज का लो 6080 है, 6070 का स्टॉप लॉस बनेगा और 6200 का टारगेट रहेगा। तो पहला ट्रेड है कोफोर्ज, इसको बाई करके चलना चाहिए। दूसरा है सन टीवी, यहाँ पे भी 20 और 50 डे मूविंग एवरेज में काफी कंसोलिडेट करने के बाद आज ओपन लो की फॉर्मेशन के साथ चल रहा है, तो 813 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, 822 रुपए में बाई रहेगा और 830 रुपए का टारगेट रहेगा। यहाँ से 830 तक के टारगेट के लिए बाई करके चल सकते हैं सन टीवी। ठीक है, कोफोर्ज और सन टीवी ये दोनों ही काउंटर्स जो हैं फिलहाल है अंशुल के रेडार पे। हम देख भी रहे थे कि मीडिया काउंटर्स में काफ़ी जोश था, तो इन सभी पे रखिए नज़र। अब एक बार फिर से हम बाज़ारों पे नज़र डालें, मतलब इंडेक्स लेवल फ्रंट पे जो निफ्टी बैंक है वहाँ पे थोड़ी सी गिरावट ज़रूर हो रही है। सुबह रिम्पी भी हाईलाइट कर रहे थे कि कई सारे दिग्गज बैंकिंग काउंटर्स हैं जो कि हरे निशान में आने की कोशिश कर रहे हैं और फिलहाल तो नहीं आ पा रहे हैं। और आप देखिए वीकनेस गिराती हुई 150 अंकों की यहाँ पे कमज़ोरी है, और निफ्टी 50 भी लाल निशान में फिसलता हुआ दिख रहा है। 25,000 का जो लेवल है वो होल्ड कर पाता है या नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। पर आज फिर से कुछ टाटा ग्रुप ऑफ काउंटर्स में काफ़ी अच्छा एक्शन है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन आज फिर से यहाँ पे 4% की तेज़ी है। इसके अलावा एक स्टॉक जो कि अच्छी तरीके से ऊपर आ रहा है और वैल्यूएशंस पे तो देखिए हर बार इस पे बात होती ही है, वो है ट्रेंट का शेयर। 2.5% की तेज़ी यहाँ पे ऑलरेडी दिख रही है। अंशुल, कौन से लेवल्स ध्यान में रखने चाहिए? क्या ये अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस करने की पूरी तैयारी में है? आप ट्रेंड की बात कर रही हैं? जी, देखिए ट्रेंड अभी मॉर्निंग हमने जैसा डिस्कस किया था कि 7100 तक का इमीडिएट टारगेट दिख रहा है, तो 7100 स्टॉक आराम से आ जाएगा। अगर सरपास करता है तो फिर थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए दिखेगा 7250 तक, तो 7100 के पास रिव्यू करना चाहिए। अगर थोड़ी भी रिजेक्शन मिलती है तो प्रॉफिट बुकिंग रहेगी, और अगर स्लाइस थ्रू करता है आराम से तो 7250 तक के टारगेट मिलेंगे। स्ट्रक्चरल बुल रन में है स्टॉक, 2 दिन के पुल बैक को 1.5 दिन में खत्म किया है, तो वो अपने आप में एक स्ट्रेंथ शो कर रहा है। तो 7100 7250 ये दो टारगेट रहेंगे। 100 और 7,250 यानी इन लेवल्स पे आया तो फिर से एक ऑल टाइम हाई ज़रूर मारेगा ट्रेंड, तो ये काउंटर्स लेवल्स पर आप रखिए नज़र। पर इस बीच अगर हम देखें तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ये काउंटर भी काफ़ी अच्छा ऊपर आया, क्योंकि कल मैं ट्रैक कर रही थी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, वहाँ पर भी एक अच्छा ट्रैक्शन था। एक बार पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट चेक करेंगे ध्वनि, आप कैसा दिख रहा है आपको ये? ध्वनि, ओके, शायद ध्वनि से हमारा संपर्क ठीक नहीं है। रजत जी, एक बार आपसे व्यू समझना चाहेंगे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ये कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि ये 900 रुपये को क्रॉस करने की पूरी तैयारी में, और मैं देख पा रही हूँ कि कई मल्टीपल अटेम्प्ट्स इसने किए हैं। देखिए जनवरी में इसने एक अटेम्प्ट किया था 900 क्रॉस करने का, वो फेल रहा। इसके बाद फिर जून में एक अटेम्प्ट हुआ, फिर अगस्त के मिड में भी एक अटेम्प्ट है, और फिर से एक बार ये कोशिश कर रहा है। क्या रजत जी यहाँ पे एक फ्रेश नज़रिया बनाना चाहिए? देखिए फ्रेश नजरिया तो जरूर बनाना चाहिए, लेकिन एक बात आपको मान के चलना पड़ेगा कि ये देखिए जून के महीना में जो हाई बना था 903 का, तो उसके बाद में कुछ दिनों पहले भी एक 909 का हाई बनाया था।
अभी इसके मतलब ये हुआ कि इस लेवल पे आते ही जो लोग ट्रैप्ड हुए थे वो अभी एक बार निकलने का चेष्टा करेगा कि हमारा लॉस तो अभी खत्म हो गया, अभी इससे छुटकारा पाए तो बेहतर है। तो इसीलिए ये लेवल पे जो सप्लाई है वो सप्लाई क्रॉस करने के बाद में अब कब कब मानेंगे कि सप्लाई वो क्रॉस कर चुका है, जब ये 915 से 920 का लेवल तोड़ के ऊपर जाते हैं, उसके बाद आप देखिएगा कि इसमें अच्छी जोश के साथ ऊपर चलेगा। ऐसा भी इस लेवल का जो सप्लाई प्रेशर है वो सप्लाई प्रेशर ऑलरेडी कुछ हद तक अब मतलब एब्जॉर्ब हो चुका है। अभी क्या करना चाहिए कि इस लेवल पे 906 अभी 906 के आसपास है, यहाँ पे कुछ खरीदारी कीजिए, 910 क्रॉस करने से और लीजिए, उसके बाद में आप 920 क्रॉस करें तभी लीजिए, और जो स्टॉप लॉस होगा वो 900 के नीचे रखिए। बट इसमें खरीदारी एक बार आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए देखते ही देखते 35 पॉइंट नीचे आ चुका है निफ्टी, और बैंक निफ्टी में करीब 135 पॉइंट का नुकसान है। ज़रूरी नहीं होता कि जब आपको गैप अप मिले यानी कि गिफ्ट निफ्टी आपको थोड़ी हेल्प कर रहा हो तो आप उतना ही ठीक हो। हमने सुबह भी आपके सामने सेशन तक डिवाइड करके बता दिए थे कि फर्स्ट सेशन में बाज़ार को अपने सपोर्ट्स चेक करने हैं कि वो नहीं टूटने चाहिए। सेकंड हाफ में हो सकता है रेजिस्टेंसेस भी चेक करने पड़ जाएं, लेकिन सपोर्ट चेक करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? पहला 24,800 और निफ्टी का, बैंक निफ्टी का वो 51,000 और 50,800 याद रखिएगा। हमने सुबह एक बात आपको और भी बोली थी, अगर आप गौर से सुनते होंगे तो हमने ये बात रखी थी कि भाई नए वालों को तो डिप की वेट करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लेवल छोड़ देंगे ना, हम छोड़ देंगे लेवल्स, क्योंकि यहाँ पर आपका रिस्क, मैं ये नहीं कह रहा कि बाज़ार ख़राब है, मैंने एक बार भी ये ऐसा नहीं बोला, बट हमको बाज़ार के अंदर एंट्री और एग्जिट ही तो देखना है। पूरी सुबह से लेकर शाम तक की लड़ाई क्या है? यही तो लड़ाई है कि एंट्री किस रेट पे ले और एग्जिट किस रेट पे ले और कौन सा शेयर ले। बस भाषा अलग अलग, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बात सिर्फ इतनी ही है कि क्या लेना है, किस रेट पे लेना और किस रेट पे बेच देना है। पूरी कवायद पिछले 20 साल से टेलीविज़न में यही चल रहा है, ठीक, तो आज भी आगे भी शायद यही चलेगा। तो इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन के हिसाब से चलना है। 50 पॉइंट नीचे आ चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैं हर सारे सपोर्ट्स को, लेवल्स को अपने हिसाब से चेक कर रहा हूँ कि मेरे को निफ्टी के अंदर आज एंट्री करनी है तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। आप ऐसे अपने आप को मान के चलो बस। हालांकि अब परसेंटेज अगर आप चेक करेंगे ना तो बैंक निफ्टी में कोई ज़्यादा बड़ा फॉल नहीं है। एथिकली बैंक निफ्टी में फॉल बढ़ा जाना चाहिए था, लेकिन बैंक निफ्टी बचा रहा है अपने आप को, थोड़ा पीसीआर वगैरह इसका ठीक है। इसलिए रजत सर ने आपको बर्जर पेंट तो बता दिया, एक सुबह मैंने आपको और ब्रेकआउट भी बताया था जो अभी भी बाकायदा 2% ऊपर है, और मैंने ये नोटिस भी कराया था कि इसका बेस बन चुका है, चलेगा बढ़िया। उस शेयर का नाम था रेन इंडस्ट्रीज़। रेन इंडस्ट्रीज़ एक बार ज़रा दिखाइए, 176 रुपये 177 रुपये के आसपास चल रहा है, आपको थोड़ा इसमें मेंटेन रखना होगा। बर्जर में या तो डिप आने दो या तो 605 पार करने दो। खुद आपको सर ने बताया भी एक बड़ा मूव आएगा, 700 रुपये तक का भी मूव आएगा, या तो डिप आने दो, जैसे हमने शुरुआत में भी आपसे डिस्कस किया था। ये रेन इंडस्ट्रीज सेकंड शेयर है हमारा ब्रेकआउट का। मैं इसको सिर्फ दिखा रहा हूँ सर, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने डिप में प्लस करने हैं, आराम से कम वॉल्यूम रखना है, छोटे छोटे से स्टॉप लॉस को फॉलो कर लेना है, बड़े टारगेट के लिए बने रहना है सिस्टम में। बस यही आपका काम है। हमारा काम शेयर को छांट के आपके लिए रखना है। एक शेयर में चार्ट के ज़रिए आपसे दिखाता हूँ आपको, और एक बार ज़रा अंशुल से उनकी राय ले लेता हूँ। अंशुल, ज़रा मेरे को स्विंग ट्रेडिंग करनी है आज। मैं मार्केट को देखते हुए थोड़े डिफेंसिव शेयर की तरफ कूच कर गया हूँ। मैंने ज्योति लैब को देखा और मेरे को 50 दिन की डॉट एवरेज पे मिल रहा है 557 558 का। थोड़ा चला हुआ शेयर है, मैं समझता हूँ, इसलिए मेरे को सिर्फ इंट्राडे काम करना है। मैंने आर्ली चार्ट अपनी स्क्रीन पे शेयर किए हुए हैं, ज़रा देख के बताइए इंट्राडे ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है। मेरा अपना टारगेट है 600 रुपये का, कम से कम 50 रुपये चलने चाहिए 2 दिन में। देखिए डिम्पी जी, प्रीवियस स्विंग हाई को रीटेस्ट करके कल 20 मूविंग एवरेज से वापस ब्रेकआउट दिया है, तो प्रोबेबली हाई प्रोबेबिलिटी है कि फॉलो थ्रू मूव देगा। 575 इनिशियल टारगेट रहेगा, तो करंट मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं। मोमेंटम मिलना स्टार्ट होगा 564 के ऊपर, 575 पहला टारगेट रहेगा, और अगर 575 पे नहीं अटकता है, स्लाइस थ्रू कर देता है, तो फिर स्विंग हाई 593 का टारगेट रहेगा। मैं 593 की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हूँ, तो 593 के टारगेट के साथ लॉन्ग करना चाहिए। 563 निकलता है तो और ऐड कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये एक लेवल्स पे कुछ एक कंडीशंस के साथ आपको प्लस करने की है इस पे सलाह।
रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एक बार ज़रा दिखाएं तो ये 5 रुपये ऊपर, HDFC ऑलमोस्ट फ्लैट। एक बार ज़रा TCS इन्फोसिस भी दिखाइएगा, स्पीड से दिखाइएगा प्रोड्यूसर साहब, TCS भी इन्फोसिस भी। और ज़रा ये सारे शेयर मैं इसलिए आपको दिखाना चाह रहा हूँ ताकि थोड़ा आपको आइडिया लग पाए कि जो कोर स्ट्रेंथ वाले शेयर्स हैं उनका इस समय क्या हाल है। M&M, रिलायंस, LTI, माइंडट्री जैसे शेयर्स ही चल रहे हैं। ICICI, TCS, मारुति जैसे शेयर थोड़ा वीक कर रहे हैं। चलिए ठीक है, पता करते हैं। अभी ऐसा कुछ मेरे को दिख नहीं रहा है इसमें कि कोई शेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा। रजत सर, एक दो शेयर में ज़रा आपसे पता करता हूँ जहाँ पे थोड़ी लॉन्ग पोजीशंस बन रही है, आप एक बार ज़रा देख लीजिएगा प्लीज़। एक मिनट में शेयर का नाम आपके लिए लेके आता हूँ। 1.25 MCX, एक बार सर MCX चेक करना। MCX अभी और चलेगा क्या? 5,000 रुपये का हो गया ये शेयर देखते ही देखते। देखिए MCX अभी ये एक अप ट्रेंड में है और वो अप ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है। इसमें आपको वही हम जो मापदंड यूज करते हैं वो है कि 9-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जहाँ पे है उससे नीचे अगर ये आ जाता है तब जाके आप सोचेंगे कि एटलीस्ट ट्रेंड में कुछ प्रॉब्लम आया है। तो वो लेवल अभी 4,774 पे है और ये अभी 4,920 पे है। तो ये लेवल जब तक नहीं टूटता है तो इसमें डीप में बाइंग होएगा ऐसा ही सोचना चाहिए। और आप ऊपर में अगर चले तो 5,000 तो ये क्रॉस करेगा ऐसा ही समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो स्ट्रेंथ है इसमें कोई जगह पे ऐसा गड़बड़ी दिख नहीं रहा है। इवन RSI में भी कोई ऐसा सिग्नल नहीं है जिसके चलते हम बोल पाए कि इसका ट्रेंड वीक होते जा रहा है। तो डीप में खरीदारी करने का सोचिए और 4,770 के नीचे स्टॉप लगा के करना चाहिए। इंट्राडे में आज डिम्पी एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, आज तो मैंने निफ्टी के बारे में बात नहीं किया है, लेकिन आज के दिन इंट्राडे मूवमेंट ऊपर की तरफ कम होगा, क्योंकि हो सकता है बाजार जो है वो 3:30 बजे तक नीचे बंद करे। ठीक है सर, नीचे कहाँ तक? 24,800 टेस्ट हो जाएगा सर? है इसकी प्रोबेबिलिटी हाई सर? देखिए जब तक ये 24,800 को तोड़ता नहीं है तब तक कोई डीप उतना महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, लेकिन 24,800 के नीचे अगर चला जाएगा तब जाके करेक्शन आप देख सकते हैं। और ऐसा भी जो अभी तो जिस लेवल पे है इससे 100 पॉइंट नीचे आप ख्याल कीजिएगा, उसमें 24,874 और 24,858 के बीच में एक गैप है। वो गैप अभी क्योंकि ये बुलिश ट्रेंड में है, वो गैप छोटा सा गैप होते हुए भी वो एक सपोर्ट का काम करेगा। तो पहले आप 24,858 टूटने दीजिए, उसके बाद में 24,800 काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट है। वो टेस्ट हो सकता है, बट उसके हम लोग ये नहीं बोल पाएगा कि इसके कारण अभी एक डाउन स्विंग शुरू हो जाएगा। और ऐसा भी कोई खास डाउन स्विंग होने का अभी तक कोई सिग्नल नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं बात आपकी ठीक है सर, हम भी यही नोटिस कर रहे हैं। सुबह भी हमने ये बात बोला कि 24,800 जब तक जाता नहीं तब तक खास बड़ी दिक्कत नहीं है, ये छोटे मोटे पुल बैक लेता रहेगा। आपको अपना डिसिप्लिन और अपना माइंड, जिसको हम कहते हैं ना भाव और भावनाएं, तो भावनाओं को ज़्यादा कंट्रोल करना है। भाव तो हो ही रहा है कंट्रोल, अपने आप से मैनेज हो रहा है मार्केट के अंदर। एक बार ज़रा एडवांस डिक्लाइन और दिखाइए स्क्रीन पर ज़रा, निफ्टी के बढ़ने और गिरने वाले शेयर्स में आप देखेंगे ऑलमोस्ट डबल ही चल रहे होंगे शॉर्ट वाले शेयर्स उसके। एक बार ज़रा दिखाना, यस 60 और गुना 120 होते हैं, 2 गुना, तो 112 शेयर आपको डिक्लाइंस में दिख रहे हैं। वैसे आप NSE और BSE के एडवांस डिक्लाइन देखोगे ना, वहाँ पे ज़्यादा ख़राब नहीं है। इसका मतलब कुछ बड़े शेयरों की जो वेटेज वाले शेयर्स हैं उनके नीचे खड़े होने से बाजार आपको दिख थोड़ा ख़राब रहा है, एक्चुअली में अंदर से बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। इसलिए जो भी आपको रजत सर भी बात बता रहे हैं ना, इसको कोरिलेट भी करना चाहें तो आप इससे भी कर सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, इंडिया विक्स भी ज़्यादा बढ़ नहीं रहा, ऑल्दो हमने आपको 15 तक का विक्स ऑलरेडी भी नोटिस कराया कि इसके बाद ही कुछ होगा। तो आज भी इंडिया विक्स आप देखोगे 1372 ही चल रहा है। तो ना तो ज़्यादा रेशो ख़राब है, ना ही ज़्यादा विक्स ख़राब है, ना ही ज़्यादा कोई बड़े शेयरों में बहुत ज़ोरदार पिटाई है। अब आप देखो HDFC बैंक में आपको दिखाऊँ, 1 रुपया भी ऊपर नीचे नहीं कर रहा जब से खुला है। जब से खुला है 1 रुपया भी ऊपर नीचे करने में आफत हो रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 5 रुपये ऊपर नीचे है। अब ये चेक कर लो, आप खुद देख लो आप कि सामने क्या है। ये नीचे 36 लिखा है, ऊपर 39 लिखा है, 3 रुपये है सिर्फ HDFC के। आप देखो 1 रुपया नीचे लिखा है, 314 रुपये ऊपर लिखे हैं चार्ट में। 14 रुपये के बीच में दिन भर का अभी तक का मूव हो गया है और बाजार को खुले हुए आधा घंटा हो चुका है। खैर, आप स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा ध्यान रखिएगा।
ये चर्निंग बड़ी महीन है, बड़ी बारीक चर्निंग है, कॉन्फिडेंस खोना नहीं है, फंसना है नहीं, शांति से बैठना है, अच्छे शेयर्स पकड़ने हैं। यही लेसन और यही लर्निंग है इस समय हमारी। आगे बढ़े, एक दो शेयर जब रजत सर कह ही रहे हैं कि थोड़ा मंदी भी है, उसको भी चेक करो, उसको भी देखेंगे। एक ऑप्शंस का ट्रेड भी होगा। आदित्य अग्रवाल, अरोड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक काम करते हैं, उनको अपने साथ जोड़ लेते हैं और एक ऑप्शंस का ट्रेड पता करते हैं। और ठीक है, अभी जुड़े नहीं है, जैसे जुड़ेंगे मेरे को बताइएगा प्लीज़, या फिर उनसे ऑप्शंस का ट्रेड पता करेंगे। तो जब तक एक शॉर्ट के 2 शेयर हैं वो मैं चेक करा लेता हूँ अंशुल से। अंशुल जी, एक बार जरा एक शॉर्ट का शेयर चेक कीजिए। तो आरती इंडस्ट्रीज देना चाहता हूँ लेकिन मन नहीं मान रहा है, लेकिन चलो फिर भी चेक करो सर, आरती इंडस्ट्रीज चेक करो। वीक होगा क्या, अभी और टूटेगा? जी मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट की तरफ इंक्लाइन नहीं हूँ। 24,973 कल का लो था, उसके नीचे 3 मिनट के चार्ट पे फेल्ड लो बना है, तो मुझे निफ्टी प्रीवियस डे हाई तक आती हुई दिख रही है। मैं लॉन्ग साइड में ज्यादा इंक्लाइन हूँ। शॉर्ट मुझे आरती इंडस्ट्री में भी लग नहीं रहा। 20 डे मूविंग एवरेज तक पुल बैक आना चाहिए जो 659 के आसपास है, तो यहाँ से धीरे धीरे करके 659 तक आ सकता है। बट सेल ऑन रैलीज वाला कैंडिडेट है। अब ये रैली 20 डे मूविंग एवरेज तक आती हुई दिख रही है, तो वहां पे एक बार शॉर्ट कंसिडर कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस से अवॉइड रहेगा। ठीक है, आरती इंडस्ट्रीज को लेकर ये व्यू, हल्की सी कमजोरी इस शेयर में। बीएसई का शेयर करीब करीब 3.5-4% ऊपर आकर कारोबार कर रहा है। 2835 रुपए का भाव है और दोनों के दोनों जो लिस्टेड जो एक्सचेंजेस हैं, एमसीएक्स और बीएसई, दोनों शेयर आज मजबूत है। एमसीएक्स पर थोड़ी देर पहले हमने आपके लिए व्यू भी लिया। 2 और शेयर लेकर आएंगे जो कि इलेक्ट्रिक बसें बनाने के कारोबार में हैं। एक है जेबीएम ऑटो और दूसरा है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। जेबीएम में करीब करीब 3% के आसपास की तेजी है और ओलेक्ट्रा की बात करें तो वहां पर हम देख रहे हैं कि 4-4.5% के आसपास की तेजी है। रजत सर, ये दोनों शेयर आप ट्रैक करते हैं क्या, और क्या किसी में और मौके हैं यहां से तेजी के? ओलेक्ट्रा का बात किया ना आपने? जी जी। ओलेक्ट्रा, अगर ओलेक्ट्रा का बात करें तो ओलेक्ट्रा आज ये तो वीकनेस दिखा रहा था, बट आज के दिन पहला बार नीचे से ऊपर की तरफ चलने ये 2 मूविंग एवरेज के ऊपर है। एक तो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर है, और वो अभी 1604 पे है। और इसके अलावा ये 20 डे मूविंग एवरेज 1608 उसको भी पार किया है। तो अभी देखना पड़ेगा कि ये एक बार इस मूवमेंट में आप एक फुल बैक देख सकते हैं। वो फुल बैक में ये ऊपर में 1675 से लेके 1680 तक टारगेट बनाया जा सकता है। बट कोई भी ट्रेड आप लेंगे तो आपका 1600 के नीचे जरूर स्टॉप लगा के खेलना पड़ेगा। उसके नीचे जाने से ये फिर नीचे चला जाएगा और उसमें काफी जोरदार रुख से जाने की संभावना है, क्योंकि एक फेल्ड अटेम्प्ट टू क्लियर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के मतलब हुआ कि जबरदस्त रुख से फ्रेश सेलिंग आ जाएगा। तो ये मान के इसके ऊपर में आप ट्रेड, कुछ भी ट्रेड कोई ले तो उसको इसी हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। 1600 के पास अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में 1675 और 1680 तक जाने का अटेम्प्ट ये शेयर कर सकता है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का 4-4.5% के आसपास की तेजी इस शेयर में देखने को मिल रही है फिलहाल। टाटा ग्रुप के शेयरों की हम बातचीत कर रहे थे। कल टाटा इन्वेस्टमेंट में अपर सर्किट लगा था 20% का। टाटा टेली का भी शेयर चल रहा था कल। टाटा टेली में अंशुल जी आज भी मूव है और हम देख रहे हैं कि ये 100 रुपए के ऊपर ये फिर से पार निकला है। ऐसा 2-3 दफा हो चुका है टाटा टेली के शेयर में। एक बार हुआ था, हमने देखा था कि फरवरी में शेयर गया था 100 रुपए के ऊपर, फिर जुलाई में भी 100 रुपए ऊपर गया, हालांकि टिक नहीं पाया था, बार बार नीचे आता है। क्या इस बार ये टिकेगा शेयर 100 के ऊपर? क्या टारगेट आप देख रहे हैं? देखिए अभिषेक जी, टाटा टेली में अगर वीकली चार्ट पे देखें तो एक बड़ा कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन है और ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। पैटर्न का हाई बनता है 103-104 रुपए और उसके बाद एक रेजिस्टेंस आता है 109 रुपए पे। तो प्रीएम्प्टिव बाई करंट मार्केट प्राइस से करना चाहिए। 109-110 रुपए के आसपास वॉच कीजिए। अगर उसको स्लाइस थ्रू कर देता है तो फिर स्टॉक में 145 रुपए तक का इमीडिएट टारगेट बनेगा। मैं प्रीएम्प्टिव बाई सजेस्ट कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि कल के सेशन में जो वॉल्यूम्स थे वो काफी अच्छे थे और 20 डे मूविंग एवरेज से ब्रेकआउट कैंडल बनी और आज फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है, तो प्रीएम्प्टिव लॉन्ग करना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा लीजिए 95 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस पे, तो 8 रुपए की आपकी रिस्क आ जाएगी और ऊपर में 145 में 40 रुपए लगभग आपका टारगेट आ जाएगा, तो रिस्क रिवॉर्ड भी काफी अच्छा बैठता है। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। 95 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं।
आज भी हम देख रहे हैं कि फार्मा स्टॉक्स में ना सिलेक्टिव बाइंग हो रही है। सन फार्मा हालांकि आधा % ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा, लेकिन आज शेयर ही कम है जहां पर 1% की तेजी हो अगर हम निफ्टी की बात करें, क्योंकि बाजार में सुस्त माहौल है। बायोकॉन पर अंशुल जी आप ही व्यू दीजिए, बायोकॉन क्या और चलेगा यहां से? 1.5% की तेजी है, खरीदें इसको? देखिए अक्षय जी, बायोकॉन मेरे को चार्ट बहुत अच्छा लग रहा था और उसकी जगह मैंने लुपिन इसलिए चुना था क्योंकि बायोकॉन में ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है। हालांकि डेली चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न है जिसका ओपन लो के साथ ब्रेकडाउन है, तो प्राइस एक्शन किंग होता है। ओपन इंटरेस्ट पीछे पीछे आ जाएगा तो 370 रुपए तक इमीडिएटली जाता हुआ दिख रहा है, और 370 निकलता है तो फिर बड़ी तेजी डेवलप होगी, बड़े पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा। तो फिलहाल के लिए लॉन्ग कर रहे हैं तो 370 रुपए का टारगेट रखिए, और आज ओपन लो के साथ चला है तो 353 जो 75 जो लो है उसमें 75 पैसे का बफर दीजिए, 353 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कीजिए, 370 तक मिल सकता है। ठीक है, 353 का स्टॉप लॉस यानी कि 6-6.5 रुपये नीचे का, और यहाँ से 370 रुपये का टारगेट है, यानी कि 10-10.5 रुपये ऊपर के टारगेट आपके लिए बायोकॉन के शेयर में बनेंगे। चलिए आपके लिए एक ऑप्शन का एक बेहतरीन सौदा लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन के जरिए। Adletic.in के आदित्य अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए क्या ट्रेड करना है ऑप्शंस में? वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। देखिए, फार्मा में रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस चल रहा है, थोड़ा वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी अच्छा है, तो इसमें ग्रैन्यूल एक अच्छा कैंडिडेट है, आज अच्छी तेजी दिखा रहा है, तो इसको बाय कर सकते हैं, इसमें बुलिश नजरिया रख सकते हैं। 690 का कॉल बाय करेंगे 21.40 में, और 700 का कॉल सेल करेंगे 16.75 में। इसमें मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल है 9,300 और मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल है 10,700। ठीक है, फार्मा में एक और आपके लिए ऑप्शंस के जरिए रणनीति मिल गई। ग्रेन्यूल्स में 2% के आसपास की हम तेजी देख रहे हैं फिलहाल। आपको 690 वाली एट द मनी है, आपको खरीदनी है 21.5 रुपये के भाव पर सितंबर सीरीज की, और 700 वाली कॉल यानी कि उसके ऊपर वाली एक कॉल बेचनी है आपको, वो होगा करीब करीब 17.25 रुपये पर आपको वो बेचनी है। अधिकतम मुनाफा 10,700, अधिकतम नुकसान 9,300 रुपये का। ग्रेन्यूल्स में ये रणनीति आपके लिए आदित्य की तरफ से। आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन ऑप्शंस की स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। बट ऑप्शंस में थोड़ा सा आप सोच समझकर आप ट्रेड कीजिएगा, स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। अदरवाइज होता क्या है कि अगर आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन का पालन नहीं करते हैं तो फिर जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर 10 में से 9 लोग जो नुकसान कर बैठते हैं ये वही लोग होते हैं, और औसतन जो नुकसान होता है वो होता है 50,000 रुपये का। तो ये ध्यान रख के आप ट्रेड कीजिए। रजत सर, एक और शेयर के बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे, और आपके शहर की ही कंपनी है पीसीबीएल, फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड। अच्छा ठीक है, रजत सर से हमारा संपर्क टूट गया है। अंशुल, आप जरा बताइए, हमने देखा था पीसीबीएल बहुत ही स्ट्रांग मूव्स इसमें आए थे, और जब से मैनेजमेंट ने गाइड ये किया था कि अगले 5 साल में प्रॉफिट को 5 गुना करने का प्लान है, उसके बाद तो शेयर में जैसे आग ही लग गई। 500 रुपये के ऊपर के हमने भाव देखे हैं हाल फिलहाल, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग के बाद फिर से नीचे आया और बाइंग का मोमेंटम फिर से तगड़ा बन रहा है। पीसीबीएल को लॉन्ग करना है क्या? देखिए अक्षय जी, 2 दिन से ऑलमोस्ट इनसाइड बार थी और आज अभी भी इनसाइड बार है, लेकिन ओपन लो के साथ चला है, वॉल्यूम कैचअप कर रहा है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये अपने स्विंग हाई 509 रुपए 40 पैसे को ब्रेक करेगा और 540 545 तक की रैली लेगा। तो प्रीएम्प्टिव करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कर सकते हैं। 480 रुपए का स्टॉप लॉस ले लीजिए, ऊपर में 540 545 तक आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो पीसीबीएल यहाँ पर आपको रखनी है नज़र पर। इस बीच हमने कुछ समय पहले रजत जी से उनकी राय ली थी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में, और उसके बाद ही अगर हम देखें तो 12 से 15 रुपए का मूव आया है। अभी हल्का ही मूव है, पर जी हाँ, अपने ब्रेकआउट लेवल्स को क्रॉस करके ये फ़िलहाल सस्टेन कर रहा है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखना। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पे एक हमने आपको अपडेट दिया। इसके अलावा देखें तो निफ्टी 50 एक बार फिर से हरे निशान में लौटने की कोशिश कर रहा है, पर काफ़ी टाइट रेंज में ही फ़िलहाल हम इस पे कारोबार देख रहे हैं। एक और स्टॉक जहां पर आज अच्छा ट्रैक्शन फिर से है वो है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। अंशुल जी, ज़बरदस्त मूव ये काउंटर ऑलरेडी दिखा रहा है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प पे अब कौन से लेवल्स ध्यान में रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिक्विड काउंटर तो नहीं है ये, पर जिस तरीके से मूव्स दिखा रहा है, क्या लगता है अंशुल जी कहाँ तक दाने के लिए तैयार है?
टाटा इन्वेस्टमेंट में एक रेजिस्टेंस है 8,234 रुपए पे, तो स्टॉक रैली में वहां तक जा सकता है। वर्टिकल रैली है तो 8,234 पे एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुक करना चाहिए अगर आपके पास है तो, और वहां से फिर स्टॉप लॉस मॉडिफाई करेंगे, जो भी प्रीवियस कैंडल लो आएगा वो तो 8,250 तक तो आता हुआ दिख रहा है, वहां तक के लिए लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, टाटा एलेक्सी ये जो स्टॉक है इसको आप फोकस में रखिए। पर इस बीच अगर हम देखें तो एनबीसीसी यहाँ पर एक अच्छा ट्रैक्शन है, टाटा इन्वेस्टमेंट, साथ ही पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ये काफ़ी स्ट्रांगली ऊपर जा रहा है। पीसीबीएल भी कई दिनों से हम आपके लिए हाईलाइट कर रहे थे कि काफ़ी अच्छा मूव ये स्टॉक भी दिखा रहा है। अभी ट्रेंड में लगभग 3% की तेज़ी है। ये स्टॉक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अंशुल जी के टारगेट्स भी हैं कि 7,100 और उसके ऊपर भी ये काउंटर निकलना चाहिए, तो इस पे रखेंगे नज़र। पर इंजीनियर्स इंडिया कई दिनों के बाद जो ये स्टॉक है लिस्ट में आया है। एक बार अंशुल क्विकली आपसे समझना चाहेंगे कि इंजीनियर्स इंडिया आपको कैसा लग रहा है फिलहाल चार्ट्स पे, क्या यहाँ पे कोई फ्रेश ट्रेड लेना है? इसलिए इंजीनियर्स इंडिया हमने अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया था बाउंस बैक प्ले के लिए, तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर हमारे क्लाइंट लॉन्ग है। बाउंस बैक हमें 227 रुपए 20 डे मूविंग एवरेज और 237 रुपए 50 डे मूविंग एवरेज यहाँ तक बाउंस बैक लग रहा है। तो ये केवल एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए जो बाउंस बैक प्ले करने में झिझकते नहीं है उनके लिए करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग ट्रेड बन रहा है। 227 और 237 ये करीब टारगेट रहेंगे 20 और 50 डे मूविंग एवरेज। तो इंजीनियर्स इंडिया इसलिए भी हम आपके लिए डिस्कस करें क्योंकि देखिए कई बार जो है ये 210 के आसपास अपना सपोर्ट लेते हुए दिखा है, उन लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है। आप लंबे समय का चार्ट देखेंगे अगर 6 से 7 महीने का, तो आपको दिखेगा कि एक बार फिर से लगभग चौथा या पांचवा इसका कंटिन्यूस अटेम्प्ट है 210 के लेवल्स को रिस्पेक्ट करने का, और उसके वहीं उन लेवल से जो है कि बाउंस बैक दिखा रहा है। अभी देखिए फ़िलहाल 2-2.5% की तेज़ी है, पर अंशुल जी ने एक डिस्क्लेमर भी दिया कि अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया, देखिए देखते ही देखते ये स्टॉक में एक अपटिक आ रहा है और एक अच्छा मूव भी ये काउंटर दिखा रहा है। इसके अलावा RVNL ये एक स्टॉक भी फिर से आज फोकस में आया है, क्योंकि RVNL का अगर हम चार्ट देखें तो हालांकि रेलवे काउंटर्स में बहुत ज़्यादा मोमेंटम और बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन है नहीं, पर फिर भी जो है ये स्टॉक में थोड़ा सा आज अपमूव है। एक बार चार्ट पे भी देख लेते हैं। ओके अंशुल, एक बार यहाँ पे देखिए कि कहीं ना कहीं जो है अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है। कई दिनों से जो है 580 590 के लेवल्स को क्रॉस करने की कोशिश में है, पर क्या ये कोशिश कामयाब होगी अंशुल? देखिए सीसी जी, पूरे रेलवे काउंटर्स में इकलौता RVNL है जिसने गेन्स गिव अप नहीं किए हैं और 20 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि 20 डे मूविंग एवरेज कंप्लीटली फ्लैट हो चुका है, तो हाई लाइकली है कि ये 50 डे मूविंग एवरेज कैच अप करने के लिए वेट कर रहा है। तो 2 से 3 हफ्ते और साइडवेज रहते हुए 50 डे मूविंग एवरेज कैच अप करेगा, उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बनेगा। तो मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है इस काउंटर में। मैं वैसे भी पूरे डिफेंस और रेलवे काउंटर्स को अवॉइड लिस्ट में रख रहा हूँ। वहां पे अप कैंडल्स में वॉल्यूम बहुत कम है, डाउन कैंडल्स में वॉल्यूम ज्यादा है। RVNL जरूर एक्सेप्शनल है पूरे पैक में, बट सेक्टर टेलविंड मिसिंग है, तो इकलौता स्टॉक चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो अवॉइड की सलाह रहेगी। ठीक है। देखिए निफ्टी देखते देखते गोता लगाने के बाद ऊपर आ गया। जैसे हम सुबह भी आपको बात नोटिस करा रहे थे कि फर्स्ट हाफ इसको सपोर्ट बचाना है, सेकंड हाफ में हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे कि हमको बचना है कि नहीं बचना। रजत सर का मानना है कि आज हम ज़्यादातर थोड़ा समय वीक ही रहेंगे और थोड़ा प्रेशर में रहेंगे। मेरा मानना तो है प्रेशर में रहेंगे, बट मेरा मानना है कि सपोर्ट नहीं तोड़ेंगे। 24,800 ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है निफ्टी का। बैंक निफ्टी का 50,800 है इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, दोनों नहीं तोड़ेंगे हम। इनफैक्ट बैंक निफ्टी तो 51,000 के नीचे गया ही नहीं एक बार भी, उल्टा निफ्टी चला गया आज फिर भी बिकॉज ऑफ दिस। मैं ना आपको एक और चीज़ हमेशा नंबर बताता रहा हूँ कि कितने शेयर नीचे की तरफ लोग नीचे की तरफ धकेल रहे हैं और कितने ऊपर। मैं आपको ज़रा वो भी फिर से नोटिस कराता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 करीब मैं बोलूँगा कि 13 लोग नीचे की तरफ आपको ऊपर की तरफ धकेल रहे, नीचे की तरफ धकेल रहे हैं, और 108 लोग वापस आपको ऊपर लेके आना चाहते हैं। तो थोड़ी कांटे के टक्कर सी चल रही है अभी निफ्टी पर। बैंक निफ्टी के लिए भी मैं बता देता हूँ, मैं आपको एक एल्गो के सिस्टम से बेस से होके बता रहा हूँ। 3 और 2 5 228, 3 और 2 5
यस, करीब आप ये मान कीजिए 38 लोग नीचे की तरफ धकेल रहे हैं और 28 लोग बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं। तो जो नीचे की तरफ धक्का देने वाले लोग हैं वो बैंक निफ्टी में थोड़े ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। ठीक है, तो रेशो मैंने आपको बता दी है रफ। दूसरा पॉइंट, आप देखो इंडिया विक्स बढ़ा नहीं जबकि मार्केट के अंदर फॉल आता है, तो इंडिया विक्स को एथिकली बढ़ना चाहिए और यहाँ से अच्छा बढ़ना चाहिए, लेकिन वो बढ़ नहीं रहा। दूसरा पॉइंट, रिलायंस आज भले ही रेंज छोटी है लेकिन लाल निशान में नहीं जा रहा। HDFC भले ही रेंज छोटी है लेकिन एक्सटेंशन ऑफ अ लॉस नहीं कर रहा। तो थोड़ा संभलिएगा, ये चर्न कर रहा है और जैसे मैंने आपको एक वर्ड इस्तेमाल किया था अभी, बहुत ही माहीन बिक रहा आपको पीस रहा है ये। ऐसा ना हो कि आप अभी चला के चक्कर में माल ले लें और फंस जाएं, और अभी गिरा के चक्कर में माल ले लें और फंस जाएं। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए ना, HDFC का चार्ट खुला है 35 और 40, सिर्फ 4 रुपये के अंदर, 4 से 5 रुपये के अंदर अब करीब पौना घंटा हो चुका है बाज़ार को खुले हुए। क्या आदमी सौदा प्लस करेगा, क्या आदमी कमाएगा, क्या आदमी एग्जिट करेगा? 4 रुपये की तो रेंज ही है बॉस। और अच्छा, मेरे बना हुआ चार्ट नहीं है ये, बाद में ये एक्सचेंजेस का चार्ट है ये। तो थोड़ा सा आप रखिएगा ध्यान अपना, शांति से ट्रेड कीजिए। और कमोडिटीज़ में भी बढ़िया मूवमेंट हो रहे हैं। विश्वमोहन अभी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, आपको थोड़ा गाइड भी कर देंगे, बता भी देंगे कि कहाँ पे कमोडिटीज़ में कैसे पोजीशनिंग बन रही है, उसका आप नोटिस कीजिएगा। ठीक, अच्छा, एक दो चीज़ें मैं आपको और ज़रा कुछ और शेयर्स नोटिस कराता हूँ जहाँ पर आज वॉल्यूम थोड़ा ठीक है या फिर बिल्डअप थोड़ा ठीक बन रहा है। अगर मेरे को मौका लगेगा तो मैं पूछूंगा अभी। LTI माइंट्री आज ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, उसका स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा बन गया है। LTI माइंट्री, प्रोड्यूसर्स आप फायर करते जाओ, जिन शेयर्स के मैं नाम गिनवा रहा हूँ अभी। LTI माइंट्री 3% ऊपर है, ज़्यादा नीचे नहीं आएगा आज। ट्रेंट दिखाओ एक बार, 4% OI के साथ है, ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। ट्रेंट, TRENT, ट्रेंट। IEX ने आज अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव दिखाया है 200 पे, रोल ओवर भी अच्छा हो जाएगा, मैंने अभी चेक नहीं किया, बट ये भी अब जल्दी नीचे नहीं आएगा आज IEX भी। तो जिन शेयर्स के मैं नाम ले रहा हूँ ना इन शेयर्स को अभी शॉर्ट मत करना आप लॉन्ग करो ना करो बट शॉर्ट नहीं करना। मैं लॉन्ग इसलिए नहीं पूछ रहा क्योंकि मैं चाहता नहीं कि इस तरह के डल मार्केट में मेरे पास शेयर्स ज़्यादा आ जाए इसलिए बस नोटिस करवा रहा हूँ कि कौन से शेयर पक्के हो गए और ये शेयर अब आपको शॉर्ट के लिए बिल्कुल नहीं सोचने। ग्रैनुलस को शॉर्ट मत करना आज, टोरेंट फार्मा को शॉर्ट मत करना आज। ये 2 शेयर और हैं, इनको आज शॉर्ट मत करना, ये आज ज़्यादा नीचे जाने वाले नहीं हैं अभी ये शेयर, क्योंकि इनका बिल्डअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। OI एडिशंस वगैरह मैंने सब चेक करा के आपके सामने बात रख रहा हूँ मैं, और सारे शेयर ऑलमोस्ट आप डेज हाई पे भी देख पा रहे होंगे। अंशुल सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, और सभी मेहमानों का शुक्रिया जो आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।